च 91 जेंडर ब्लेंडर। अक्षत के ईशानी के कमर पर हाथ लगाने से ईशानी का चेहरा लाल हो गया था, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, वो अब पछता रही थी कि उसने हाँ क्यों कर दिया अक्षत के मेडिसिन लगाने को। ये कितना एम्बैरेसिंग है। ईशानी का चेहरा लाल हो गया था। ईशानी अब अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। अक्षत उसे ऐसा करता देख कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उस तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा। ये सुनकर तो ईशानी का चेहरा और भी लाल हो जाता है, बिल्कुल किसी टमाटर की तरह। वो सोचती है, देख नहीं रहे हो, इसका क्या मतलब, टच तो कर रहे हो ना। अक्षत सोचता है, यार इसकी स्किन कितनी साफ है, ऊपर से कितना मुलायम है, बिल्कुल किसी मखमल की तरह है। अक्षत कहता है, वैसे तुम्हारे कमर पर ये तिल काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी जगह पर है, ताकि नजर न लगे। ये सुनकर तो बेचारी ईशानी पूरा लाल हो जाती है। मतलब अभी अभी ये लड़का कह रहा था कि ये उस तरफ नहीं देख रहा है, तो फिर ये उस तिल का इतना गुणगान कैसे कर रहा है। झूठा कहीं का, भला कोई लड़का मेरी जैसी लड़की की चाम को कैसे इग्नोर कर सकता है। तो ये किस खेत का मूली है जो इग्नोर कर पाता। ईशानी शर्मा भी रही थी, पर वो हल्के हल्के मुस्कुरा भी रही थी। ये वो अपनी मुस्कुराहट को अक्षत को नहीं दिखाना चाहती थी। अक्षत कहाँ कम था, सिर्फ कह रहा था कि मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन उसकी नजरें वहीं टिकी हुई थी, वो तिरछी नजरों से सब देख रहा था। अक्षत का हाथ मेडिसिन लगाते लगाते गलती से थोड़ा नीचे चला गया, और इतने में ही उसके मुंह पर एक पंच पड़ा। ईशानी कहती है, तुम बहुत बड़े ठरकी हो, हमेशा फायदा उठाने का सोचते रहते हो। इतना कहकर ईशानी जाने लगती है। अक्षत कहता है, रुको, पहले मेरी बात तो सुन लो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। अक्षत ये कहता ही रह गया, पर ईशानी नहीं रुकी, वो बड़बड़ाती चली गई, तुम झूठे हो, सब कुछ करके कहते हो गलती से हो गया। वैसे अक्षत से ये सच में गलती से हो गया था, वो कहीं और ही खोया हुआ था, तो उसका हाथ ईशानी के बैग पर पहुंच गया। अक्षत अपने आप से कहता है, क्या जरूरत थी बिना देखे मेडिसिन लगाने की। अब को उसके मन में तुम्हारा इमेज और भी ठरकी वाला बन गया होगा, मैं उसी के लायक हूँ। वो अब अपना चेहरा पकड़ लेता है। आज सुबह से ही उसे न जाने कितनी बार ईशानी के हाथ से मार खा रहा था, अब तो जैसे उसे ईशानी की मार की आदत हो गई थी। ईशानी जब से आई थी, तब से ही अक्षत उसके हाथ से मार खाता आ रहा है। उसे तो ईशानी के हाथ से मार खाने में मजा भी आता है। वो अब वही सो जाता है। आधी रात में जंगल के सन्नाटे को कुछ लोग हल्के हल्के से तोड़ रहे थे। वो सब भरसक कोशिश कर रहे थे आवाज न करने की, लेकिन फिर भी हवा की हलचल भी हल्का शोर करने के लिए काफी थी। ये 4 लोग थे, और यह सभी नागपुर जहर हॉल के श्रेष्ठ ही थे। दूसरा श्रेष्ठ जो इनमें सीनियर था, क्योंकि पहला श्रेष्ठ तो पहले ही मर जा चुका है। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, पहले श्रेष्ठ हमारे लिए काफी निशान छोड़े हैं, जिससे कि हम सब आ सके। पहले श्रेष्ठ बहुत ही तेज थे, उन्होंने हम सब के लिए पहले ही रास्ता बना लिया। सभी अब उन निशानों का पीछा करते करते अक्षत के घर के बाहर तक पहुंच गए थे। टॉमी जो नींद में ही बड़बड़ाता है, ये जहर हाल वाले फिर से आ गए। इन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि हम उस लड़की को नहीं देने वाले। वो अब मास्टर की फ्रेंड है। इन सब ने तो मेरा नींद डिस्टर्ब कर दिया है। अरे सुबह आ जाते तो क्या ही तुम सबका बिगड़ जाता। टॉमी ये सब आंखें बंद करके ही कह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी उठना ही नहीं चाहता हो। बाहर चारों श्रेष्ठ घर को बड़ी ही ध्यान से देख रहे थे। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, इस घर पर एक हाई ग्रेड की फॉर्मेशन लगी हुई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस स्पीति वैली में ऐसे जंगल में किसी के घर पर हाई ग्रेड का फॉर्मेशन लगा हुआ होगा। जरूर यहाँ कोई बहुत ही पावरफुल व्यक्ति रहता होगा। हमें सावधान रहना होगा। हम कोई भी जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले श्रेष्ठ के निशान अभी तक यही तक मिले हैं। इसके आगे के निशान नहीं थे। इसका मतलब कि जरूर वो लड़की यही इसी घर में रही होगी। तीसरा श्रेष्ठ कहता है, अब हम क्या करें, क्या हम हमला कर दे। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, पागलों की तरह बातें मत करो। जब तक दुश्मन की पावर का पता ना चल जाए, तब तक शांत ही रहना चाहिए। सभी सिर हिला देते हैं, क्योंकि दूसरे श्रेष्ठ की बातों में दम था। टॉमी सोचता है, ये लोग नहीं जाने वाले हैं, लगता है इन्हें भी खत्म करना होगा। वैसे मुझे लड़ने में मजा तो आता है, पर ये सब इतने कमजोर है कि मैं बोर हो जाता हूँ। तभी वो देखता है कि अक्षत बाहर जा रहा है। वो सोचता है, क्या मास्टर खुद जा रहे हैं, ये तो मजेदार होने वाला है, अब तो देखने में बहुत मजा आएगा। टॉमी अब धीरे धीरे अक्षत के पीछे जाने लगता है, तो पीछे से अमरबेल लता उसे पकड़ लेता है, और सूर्यमंडल पेड़ कहता है, टॉमी तुम ये क्या कर रही हो। मास्टर के पीछे ऐसे जाना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो मास्टर गुस्सा हो सकते हैं। तुम्हें तो पता ही है कि मास्टर को क्या पसंद है क्या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे उनके पीछे जाना चाहिए। टॉमी अब रुक जाता है। वो अब मुंह गिराकर बैठ जाता है। बेचारा जा रहा था कुछ मजेदार देखने, लेकिन उसे रोक दिया गया। ये कितनी दुख की बात है। इधर अक्षत जैसे ही बाहर गया, तो चारों श्रेष्ठ उसे घूरने लगे। एक कहता है, क्या ये यहाँ रहता है। मैंने तो सोचा था कि कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति होगा, ये तो मामूली इंसान है, इसे तो मारना बाएं हाथ का खेल भी नहीं है। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, अरे हो सकता है ये यहाँ का नौकर हो, हमें बस यहाँ के असली बॉस को बाहर लाना है। हालांकि कुछ ऐसा भी महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ कोई पावरफुल कल्टीवेटर रहता भी है।
हो सकता है उस लड़की ने बहुत ज्यादा पैसे देकर यह हाई ग्रेड का फॉर्मेशन किसी फॉर्मेशन मास्टर से लगवाए हो। अक्षत उन चारों के सामने ही आकर टॉयलेट करता है। ये देखकर तो तीसरे श्रेष्ठ को गुस्सा आ जाता है, मतलब यह मामूली से इंसान उसके सामने टॉयलेट करके उसकी बेइज्जती कर रहा है। अरे हम जहर मास्टर हैं, जहर मास्टर, जिनके नाम से ही लोग कांप जाते हैं। इतना खौफ है हम सबका, और एक मामूली इंसान सामने टॉयलेट कर रहा है, ये क्या मजाक है। वो कुछ करने ही वाला था कि दूसरा श्रेष्ठ उसे रोक लेता है और झाड़ियां को झकझोरने लगता है। अक्षत ये देखकर डर जाता है, वो चिल्लाता है, मम्मी भूत बचाओ मुझे। इतना कहकर वो सीधे घर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे ऐसे डर कर भागते देख वे चारों हंसने लगते हैं, मतलब इतना डरपोक इंसान उन सब ने देखा ही नहीं था, जो मात्र कुछ पौधों के हिलने से डर जाएगा। सभी कहते हैं, वो तो डर के मारे भाग गया बेचारा, इससे बड़ा डरपोक तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आती है, हाँ सही कहा। यह आवाज सुनते ही वो चारों जैसे जम गए, क्योंकि यह आवाज तो उन्होंने अभी अभी ही सुनी थी। उन सब की आंखें बड़ी हो गई थी। वो चारों धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं तो अक्षत उनके पीछे ही खड़ा था। उन सब की तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी, उन्हें अपने देखे पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अभी अभी तो उस लड़के को अंदर डर की वजह से भागते देखा था, तो ये फिर यहाँ कहाँ से आ गया इतनी जल्दी। कहीं ये कोई भूत तो नहीं, हम सब जिसे भूतों से डरा रहे थे वही भूत निकला। उन सब की तो अब फट रही थी। अरे वो कोई इंसान होता तो लड़ लेते, जहर दे देते, पर भूत को कौन जहर दे पाएगा। वो चारों तो अक्षत से दूर भाग जाते हैं। अक्षत कहता है, अरे आप सब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं। वो चारों अब अक्षत को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि सामने खड़ा लड़का कोई भूत नहीं, इंसान ही है। एक श्रेष्ठ कहता है, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। अक्षत तो उनकी बात सुनकर सोचने लगता है, ये क्या सवाल हुआ, मेरे एरिया में मुझसे ही पूछा जा रहा है कि मैं हूँ कौन। अक्षत कहता है, ये सवाल तो मेरा होना चाहिए था कि आप चारों कौन हैं और यहाँ कर क्या रहे हैं, और आप सबके चेहरे इतने अजीब क्यों हैं। अक्षत देख पा रहा था कि किसी का चेहरे पर बड़े बड़े लाल दाने थे, एक का तो जैसे लग रहा था कि चेहरा ही आधा जला हुआ है। सभी काफी ज्यादा डरावने नजर आ रहे थे। अक्षत की नजर चौथे पसंद पर जाती है, जो कि पांचवा श्रेष्ठ था। वो उसे देखकर कहता है, तुम एक लड़की हो और इन लड़कों के साथ रात में मस्ती करने निकली हो। अक्षत सोचता है, मेरी दुनिया में तो लड़के ही उखाड़ी होते थे जो रात में ऐसे फालतू की पागलपंती करने निकल पड़ते थे, पर इस दुनिया की तो बात ही अलग है। यहाँ तो लड़कियां भी पागलपंती रात में करने निकल पड़ती हैं। इन सब ने अपने चेहरे को अजीब सा बना लिया है ताकि ये दूसरों को डरा सके। अक्षत को लग रहा था कि इन सब ने अपना चेहरा मेकअप करके ऐसे बनाया है लोगों को डराने के लिए, पर उसे क्या पता कि जहर मास्टर के चेहरे ऐसे ही होते हैं, किसी न किसी जहर का साइड इफेक्ट उनके चेहरे को खराब कर देता है। हालांकि ये सभी जहर मास्टर के साथ हो ये जरूरी नहीं है, ऐसे भी कई जहर मास्टर हैं जो काफी ज्यादा सुंदर दिखते हैं और लोगों के बीच में रह रहे हैं, किसी को उनके जहर मास्टर होने का पता भी नहीं है। अक्षत की बात सुनकर वो पांचवा श्रेष्ठ गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, क्या मैं तुम्हें लड़की लगता हूँ। अक्षत तो उसको ऊपर से नीचे देखा है, जो लड़की की ही फिगर थी वो भी एकदम हॉट ऐसा कह सकते हैं, पर बहुत सुंदर नहीं, एवरेज ही था। अक्षत सोचता है, ऊपर से नीचे तक लड़की ही दिखाई दे रहे हो और पूछ रही हो कि क्या मैं लड़की दिखाई देती हूँ। अरे बहन, तुम दिखाई नहीं, तुम लड़की ही हो। मुझे पता है तुम जरूर मस्ती करने निकली हो और मुझे बहका रही हो ताकि मैं तुम्हें कुछ और मान लूं। अक्षत कहता है, हाँ आप एकदम लड़की ही है, आपकी आवाज भी तो लड़की के जैसे ही है, ऊपर से तो आप लड़की ही लग रही हो, अंदर ना जाने क्या होगा। अक्षत ने अपने दुनिया पृथ्वी पर बहुत से YouTube वीडियो वगैरह देखे थे जिनमें ऊपर से तो वो लड़की ही लगता था, पर अंदर उसने हथियार छिपा रखा होता था, तो हो सकता था कि यहाँ पर भी वही हो। वो पांचवा श्रेष्ठ कहता है, भीतर से भी लड़की की ही बॉडी है, पर मैं लड़की नहीं हूँ। अक्षत तो अब कंफ्यूज, मतलब कोई उसे समझाएगा कि ये लड़की कहना क्या चाहती है। तुम दिख लड़की रही हो, भीतर से भी लड़की ही हो, और तब भी तुम लड़की नहीं हो, ये कैसा मजाक है। मैं अभी थोड़ा थोड़ा नींद में हूँ, तभी मुझे और समझ नहीं आ रहा है। अक्षत कहता है, ओह मैं समझ गया, तो तुम ट्रांसजेंडर हो, तो पहले बताना चाहिए था, इतना बात घुमाने की क्या जरूरत थी। इसमें कैसा शर्म। अब तो उस पांचवें श्रेष्ठ को गुस्से में रोना निकल गया था, मतलब ये लड़का उसका मजाक बनाए ही जा रहा था। भाई मेरी बॉडी लड़की की है पर आत्मा मेरी लड़का है, लड़का। बाकी के तीनों श्रेष्ठ तो बस ये सब देख रहे थे। उन तीनों को पांचवें श्रेष्ठ पर हंसी भी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी अंदर ही दबाए हुए थे, क्योंकि सभी एक दूसरे को जानते ही है कि जहर मास्टर है तो जहर का खेल होता ही रहता है, तो फालतू में किसी का मजाक क्यों उड़ाना। वो पांचवा श्रेष्ठ कहता है, देखो तुम मेरी बात सुनो, मेरा शरीर लड़की का है लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मन लड़के की है। अक्षत तो ये सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बड़बड़ता है, बाप रे बाप, ये तो जेंडर ब्लेंडर हो गया है, ये कैसे हो गया। अक्षत का दिमाग तो अब कहीं और ही चलने लगा था, मतलब ये तो कर भी नहीं पता होगा, फील ही नहीं आती होगी। अक्षत कहता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है।
गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही वो पांचवें श्रेष्ठ को तो रोना आ गया। वो जोर जोर से किसी बच्चे की तरह रोने लगा। अक्षत कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे रोने क्यों लगे? क्या तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है या फिर अभी तक सिंगल ही हो? 92 मुझे सिखा दो। अक्षत तो उस पांचवें श्रेष्ठ को रोते हुए देख न जाने क्या क्या सोच रहा था। वो मन ही मन कहता है, लगता है बेचारा किसी लड़की को बहुत पसंद करता था, तभी तो ऐसे फूट फूट कर रो रहा है। वो पांचवा श्रेष्ठ कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से 5 साल से दूर हूँ। जब से मैं लड़की बन गया हूँ तब से मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अक्षत सोचता है, क्या ये बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड से 5 साल से दूर है? हाँ, जाएगा भी कैसे उसके सामने? इसकी गर्लफ्रेंड ने जिससे प्यार किया था वो तो लड़का था, लेकिन ये तो लड़की बन गया। ये अगर उसके सामने भी गया होगा तो भी वो इसे पहचानती नहीं होगी। हे भगवान, ऐसा कभी किसी और के साथ मत करना। सोचो कैसा लगा होगा जब ये सोकर उठा होगा टॉयलेट करने और इसका तो हथियार ही इसके पास नहीं था। बेचारे की क्या हालत हुई होगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये सोचकर। अक्षत को अब उस पर तरस आ रहा था। वो उसके कंधे को थपथपाता है और कहता है, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ कि जब कोई अपना चाहने वाला दूर होता है तो कैसा लगता है। वैसे तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? मतलब तुम लड़की कैसे बन गए? चारों श्रेष्ठ को याद आ जाता है कि वो सब तो जहर मास्टर हैं, तो वो इस लड़के से ऐसे कैसे बात करने लगे। अब तक तो उन्हें इसे खत्म कर देना चाहिए था। तो सब कैसे इस लड़के से इतनी देर तक बात कर रहे थे? आखिर हमें हो क्या गया था, हम तो भूल ही गए थे। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, क्या तुम जानते हो कि हम चारों कौन हैं? अक्षत कहता है, अरे माफ कीजिए, मुझे बिना जाने आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज आप सब बताइए कि आप सब कौन है, जो ऐसे विचित्र से वेशभूषा में रात में इधर उधर घूम रहे हैं। अक्षत ने यह बड़े ही नाटकीय ढंग से कहा था। तीसरा श्रेष्ठ कहता है, हम चारों जहर मास्टर हैं और ये एक जहर की वजह से लड़की में बदल गया। इसने एक जहर बनाया था और उसका टेस्ट अपने ही ऊपर कर लिया, तो इसकी ये हालत हो गई। अक्षत अब उस पांचवें श्रेष्ठ को देखने लगता है। वह भी घूर घूर कर उसके दिमाग में चल रहा था, अगर यह जहर मेरे दुनिया पृथ्वी पर होती तो मैं ना जाने कितने लड़कों को लड़की बना चुका होता। ही ये सोच सोच कर ही अक्षत के दिमाग में न जाने कितने खतरनाक खतरनाक सीन चल रहे थे, जिसे शब्दों में तो कहा भी नहीं जा सकता है, उसको कहने वाला भी शर्मा जाए। उसे ऐसे ख्यालों में खोया देख वो चारों तो हैरान हो जाते हैं। मतलब ये लड़का क्या सोच रहा है? और इसे हमसे डर नहीं लग रहा है? हम जहर मास्टर हैं, हमसे सभी लोग डरते हैं, तो ये क्यों नहीं डर रहा है? अब तक तो इसे यहाँ से भाग जाना चाहिए था, या फिर इसे हमसे माफी मांगने शुरू कर देनी चाहिए थी और अपनी जान की भीख भी मांगनी शुरू कर देनी चाहिए थी। पर ये तो अपने ही ख्यालों में खोया है और बड़े ही अजीब ढंग से स्माइल कर रहा है। कहीं ये लड़का पागल तो नहीं है? चौथा श्रेष्ठ कहता है, ओ ये लड़के, तुम कहाँ खो गए? जानते हो ना कि हम कितने खतरनाक हैं? क्या तुम यहाँ से भागने नहीं वाले? अक्षत अपना सिर खुजाने लगता है। वो कहता है, क्या मुझे भागना चाहिए था? ये सुनकर तो सभी का चेहरा ही अजीब बन जाता है। मतलब ये लड़का अब हमसे ही पूछेगा कि भागना है कि नहीं। तीसरा श्रेष्ठ कहता है, वो छोड़ो, तुम ये जल्दी से बताओ कि इस घर में तुम्हारा मास्टर कौन है। अक्षत तो अपने पूरा होश में आता है। वो सोचता है, ये चारों जहर मास्टर है। हाँ, मुझे जरूर इनसे कुछ जहर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए ताकि मैं ईशानी की मदद कर सकूं। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे भी मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, बस मास्टर भूमि ने मुझे कुछ 1000-2000 ही जहर बताए हैं। उन्होंने कभी यह जेंडर बदलने वाली जहर के बारे में तो नहीं बताया। अक्षत अपनी भोली सूरत और चमकती आंखों के साथ कहता है, क्या आप सब मुझे जहर के बारे में कुछ बता या सिखा सकते हैं? प्लीज आप सब मुझे इसके बारे में कुछ बताए, मुझे जानना है इसके बारे में। चारों तो अब एक दूसरे को अजीब सी नजरों से देखने लगती है। ये लड़का तो पहले उन्हें अजीब और मिस्टीरियस लगा, मतलब यहाँ सामने से भागा और पता नहीं कब पीछे आ गया, और अब ये पागल ही लग रहा है। हाँ, ये पागल ही है। भला कौन सा इंसान ऐसे चार खतरनाक जहर मास्टर के बीच ऐसी बात करता है? ये लड़का सच में पागल ही है। पर कुछ भी हो, इस लड़के में हिम्मत बहुत है, जो ऐसे बिल्कुल शांत खड़ा है। दूसरा श्रेष्ठ और कुछ भी नोटिस कर रहा था। अक्षत यहाँ काफी देर से उनसे बातें कर रहा था, पर सोचने वाली बात यह था कि वो अब तक सही से खड़ा है, उसके माथे पर एक सिकन तक नहीं है। हाँ, उन सब ने अभी तक जहर का यूज नहीं किया था, पर उनके एनर्जी का क्या? वह तो जहरीली ही है ना। वो तो अक्षत के इतने पास होने पर असर भी तो दिखाए। ऊपर से इसने पांचवें श्रेष्ठ को छुआ था। उसके पूरे बॉडी पर ही एक खतरनाक ग्रेड 4 का जहर लगा हुआ है, पर फिर भी यह खड़ा है। इतने में तो एक मामूली इंसान को तो कब का मर जाना चाहिए था। दूसरा श्रेष्ठ धीरे से बड़बड़ाता है, ये लड़का इंटरेस्टिंग है, कुछ तो है इसमें, अब तो मेरा इसको जानने का मन कर रहा है। और यह बात बाकी के 3 श्रेष्ठ भी नोटिस कर रहे थे। वो सभी अक्षत के आंखों में किसी चीज को सीखने की तीव्र इच्छा को देख रहे थे। उन चारों को तो अब अच्छा लग रहा था कि कोई उनके जहर सब्जेक्ट में के बारे में जानने के लिए इतना एक्साइटेड है।
लोग तो जहर और जहर मास्टरों को बुरी नज़र से देखते हैं, जो कि जायज़ है क्योंकि वाकई जहर मास्टर बहुत ही गुस्सैल और डरावने होते हैं। ऐसा उनके अपने ऊपर बार बार जहर का अनुप्रयोग से होता है, उनका नेचर ही बदल जाता है। पर ये लड़का ना ही सबसे डर रहा था और ना ही उन्हें घृणित नज़र से देख रहा था, बल्कि वो तो उनके इस प्रोफेशन के बारे में जानना चाहता था। वो चारों आपस में कुछ इशारा करते हैं और दूसरा श्रेष्ठ कहता है, अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें एक टेस्ट देना होगा, क्या तुम तैयार हो? अक्षत तो खुश हो जाता है कि ये चारों उसे कुछ बताने के लिए मान गए हैं। अक्षत को पढ़ाई करना और कुछ सीखना बहुत पसंद है। वो तो अपनी दुनिया में किताबी कीड़ा और पढ़ाकू बच्चा था। उसकी पढ़ाई करने की प्रति प्यार का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वो ट्रक एक्सीडेंट में मर रहा था तो उसे अपने अगले दिन की स्कूल टेस्ट की पड़ी थी कि मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। दुनिया चाहे बदल गई हो, पर वो थोड़ी बदला था। उसे आज भी किताबें पढ़ना उतना ही पसंद है, चाहे वो किताब कैसी भी हो, और उसकी किसी चीज़ को सीखने में भी उतनी ही रुचि थी। तभी तो उसने 3 सालों में इतना कुछ सीख लिया था। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, क्या तुम तैयार हो लड़के? अक्षत हाँ में सिर हिलाता है। दूसरा श्रेष्ठ सामने कई बोतलें रख देता है और कहता है, तुम अगर इन सभी जहर का नाम बता ले जाते हो तो हम समझेंगे कि तुम हमारे नज़र में हमारे जहर के ज्ञान को सीखने के लायक हो। तुम इसका टेस्ट करने के लिए किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। अक्षत सभी जहर की शीशी और बोतल को देखता है और सोचता है, मुझे बस 2000 जहर के बारे में ही पता है। अगर यह सब उसमें से नहीं हुआ तब तो मैं फेल हो जाऊंगा। पर ऐसे रहने से अच्छा है कि मैं ट्राई ही कर लेता हूँ। दूसरे श्रेष्ठ को तीसरा श्रेष्ठ धीरे से कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? हम सब एक मिशन पूरा करने के लिए आए हैं और आप यहाँ एक लड़के को जहर का ज्ञान देने वाले हैं। आप मिशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जहर लॉर्ड का सख्त ऑर्डर है, हमें उस लड़की को लेकर जाना ही होगा। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, अरे तुम चिंता क्यों करते हो? जब तक हमें उस घर के मालिक के पावर का पता हम सबको नहीं चल जाता तब तक तो वैसे भी हम इंतजार ही करते रहेंगे और बोर भी हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम किसी को ज्ञान देकर एक नया जहर मास्टर तैयार करें। हो सकता है ये लड़का आगे चलकर हमारे जहर हाल को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाए पूरे इस दुनिया में। तीसरा श्रेष्ठ अक्षत को देखता है, जो उस जहर की शीशी को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। वो कहता है, आपको लगता है कि यह पागल जहर हाल को ऊंचाइयों पर ले जाएगा? इसको तो जहर को चेक भी नहीं करना आता है, ये क्या ही जानता होगा। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, देखते हैं, अगर ये बेकार का निकला तो हम इसे यहीं खत्म कर देंगे। तभी वो दोनों देखते हैं कि अक्षत तो एक जहर को अपने हथेली पर लेकर ध्यान से देख रहा था। ये देखकर तो चारों श्रेष्ठ सोचते हैं, ये क्या कर रहा है। लोग जहर को पेड़ पौधों और छोटे कीड़े मकोड़े पर यूज करके पहचान करते हैं और ये ऐसे कर रहा है जैसे मानो इसे इसके सभी प्रॉपर्टी के बारे में पता हो। अरे भाई, जहर की पावर और उसके लक्षण यूज करने के बाद ही पता चलते हैं। ऐसे हथेली पर लेकर थोड़ी पता चलेगा, और जहर को कभी बिना जाने ऐसी हथेली पर नहीं लेना चाहिए। वो सभी अभी यह सोच ही रहे थे कि एक आवाज आती है, ये व्हाइट ग्रास पाउडर है। दूसरा श्रेष्ठ मुस्कुरा देता है, क्योंकि अक्षत ने सही बताया था। तीसरा श्रेष्ठ कहता है, ये जो है तो काफी आम है, तो इसका बताना बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं कि वो बता पाता है कि नहीं। अक्षत अब एक शीशी को खोलकर सूंघता है। उसे ऐसे बिना सावधानी के सूंघते देख तो वो सभी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। मतलब ये सच में इतना पागल है? अरे हमें पता था कि तुम पागल हो, पर इतना पागल हो यह नहीं पता था। अरे जहर को सूंघा नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर जहर सांस के जरिए शरीर में चला जाता है। तीसरा श्रेष्ठ तो अब दूसरे श्रेष्ठ को देख रहा था। उसके देखने से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये कहना चाहता है कि ये लो, ये ले जाएगा जहर हाल को ऊंचाइयों पर, जिसे जहर टेस्ट करने का मामूली सा तरीका तक नहीं पता है। वो अभी ऐसे देख ही रहा था कि अक्षत की आवाज आती है, ये डर्टी फ्रॉग जहर है। ये सुनकर तो तीसरा श्रेष्ठ अक्षत को घूरने लगता है। ये लड़का सूंघकर उस जहर को बता दिया और बिल्कुल सही से खड़ा है। ये सब चल क्या रहा था? कोई समझाएगा उसे? मतलब जहर को सूंघकर भी बताया जाता है, ये तरीका तो आज तक उन्हें पता ही नहीं था। क्या ऐसा भी कोई तरीका होता भी है, या फिर ये लड़का ही अजीब तरीके इस्तेमाल करता है? तभी सभी अक्षत की हरकत देख अपना सिर पीट लेते हैं। उन सब ने ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उन्हें तो अपने ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो सब क्या देख रहे हैं। इसका जहर को सूंघने का तरीका कम अजीब था जो अब ये भी तरीका यूज कर रहा है। भला ये कौन सा तरीका है जहर का परीक्षण करने का? सामने अक्षत एक शीशी खोलकर उसके अंदर के जहर की एक बूंद अपने जीभ पर रख लिया था और मुंह ऐसे चुलबुला रहा था मानो कि वो बहुत ही अच्छी और टेस्टी टॉफी पा गया हो। मतलब ये कौन सा तरीका है जो ये यूज कर रहा था? सबके दिमाग में यही चल रहा था। 93 जहर इम्यून बॉडी। अक्षत तो मस्त जहर को टॉफी की तरह चुलबुला रहा था और अपनी आंखें बंद किए हुए था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कितने दिनों बाद ऐसी चीज मिली हो। सभी तो बस अक्षत को शौक होकर देख रहे थे। जहर को सूंघना भी बहुत खतरनाक होता है, और ये लड़का तो उसे टेस्ट कर रहा है, वह भी चख कर। हे देवता, ये हम सब क्या देख रहे हैं? ऐसा सबके दिमाग में चल रहा था। सभी को तो अपने आंखों देखी पर भरोसा ही नहीं हो रहा था।
लोग तो जहर के नाम से ही डर जाते हैं, और ये तो उसे चख रहा है। और देखो ये चेहरा भी कैसी कैसी बना रहा है, मानो इसे उसका स्वाद मिल रहा हो। अरे भाई ये जहर है, कोई खाने की चीज नहीं, जो तुम इसका इतना स्वाद ले रहे हो, और क्या जहर का भी कोई स्वाद होता है? ऐसा चारों जहर मास्टरों के दिमाग में चल रहा था। सच में अक्षत आंखें बंद करके बाकी के जहर को चख रहा था और अजीब अजीब सा फेस बना रहा था। कुछ जहर का स्वाद लेते उसका चेहरा खुश, तो कुछ का स्वाद लेते उसका चेहरा ही बिगड़ गया था। वो थूकता है, आख थू थू थू, बड़ा ही खराब स्वाद है इसका, इसमें थोड़ा शहद मिला देना चाहिए था। ये सुनकर तो उन सब ने अपना सिर ही पीट लिया। अरे भाई जहर में शहद कौन मिलता है? लोग तुम्हारे जैसे इसका स्वाद नहीं लेते हैं। पर सबसे बड़ा शौक तो सभी को ये लग रहा था कि इस लड़के को अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, ये सही सलामत कैसे खड़ा है अभी तक। ये सभी कोई कमजोर जहर नहीं थी, ये सभी जहर एक श्रेष्ठ लेकर चलता है। इसका मतलब है कि ये सभी बहुत खास जहर है, जिसका एक बूंद या गोली भी किसी को मारने के लिए काफी होती है। पर ये तो इतना सारा जहर खा भी गया और डकार तक नहीं मारी। अरे भाई तुम हो कौन? तुम जैसा लड़का यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें तो हमारे जहर हाल में होना चाहिए था, ताकि लोग जहर का परीक्षण कर सके। सभी तो बस आंखें फाड़ फाड़ कर अक्षत को देख रहे थे। ये लड़का जितना अजीब है, इसकी हरकतें भी उतनी ही अजीब है। दूसरा श्रेष्ठ मन ही मन बहुत खुश था। वो सोचता है मुझे एक बहुत ही बड़ा खजाना मिल गया है, जिसको अगर मैं कैसे भी करके हेड क्वार्टर तक पहुंचा दिया, तो मुझे जरूर हेड क्वार्टर की तरफ से काफी बड़ा इनाम मिलेगा। इस लड़के पर जहर का कोई असर ही नहीं हो रहा है। अब अगर यह सभी जहर का नाम भी नहीं बता पाया, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके टैलेंट के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अक्षत अब अपनी सामने सभी को शौक में खड़ा देख सोचता है, लगता है ये मेरे तरीकों से हैरान है। हैरान तो होना ही होगा, आखिर इन सब ने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। मैं अपने एक राज के बारे में बताऊं तो मेरी यह बॉडी जहर इम्यून बॉडी है, मतलब कि ये मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार का जहर का कोई असर ही नहीं होता है। ये बात मुझे मेरी मास्टर भूमि ने बताई थी और इसे सबसे सीक्रेट रखने को कहा था, तो मैं ये बात हमेशा से सीक्रेट रखता आया हूँ। खैर यह कोई स्पेशल बॉडी टाइप नहीं है, जैसा कि सेंसिटिव आइस बॉडी और जहर बॉडी होती है। पर जो भी है ठीक ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी थोड़ा स्पेशल ही है, क्योंकि मेरे ऊपर तो सबसे खतरनाक जहर वाली ईशानी जिसके पास जहर बॉडी है, उसका जहर सबसे खतरनाक माना जाता है। हालांकि वो अभी कमजोर है, लेकिन जब वो पावरफुल बन जाएगी, तो उसके जहर का तो किसी के पास एंटीडोट भी नहीं होगा, पर सिर्फ उसके जहर का असर मुझ पर नहीं होगा। यही बात मुझे अच्छी लगती है अपने इस जहर इम्यून बॉडी की। मुझे कुछ मिला हो चाहे ना मिला हो, पर यह जरूर मिला है, जिसके बारे में मैं और सिर्फ मेरी मास्टर ही जानती हैं। अक्षत अब सभी जहर का नाम बता देता है। ये सुनकर तो अब सभी जहर मास्टर और भी शौक हो जाते हैं। इन सभी में दूसरे श्रेष्ठ को छोड़कर तो कई जहर का नाम तो खुद इन तीनों को भी नहीं पता था। तीनों जहर मास्टर दूसरे श्रेष्ठ को देख रहे थे, तो दूसरा श्रेष्ठ समझ जाता है कि ये सब उससे क्या पूछना चाहते हैं। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, इसने सभी जहर का नाम सही बताया है। अब तो जैसे बाकी के तीनों श्रेष्ठ गिर ही पड़े। ये लड़का तो उन्हें शौक पे शौक दे रहा था। तुम इंसान ही हो या फिर कोई इंसान के भेष में शौक देने की मशीन? क्या ऐसा भी कहीं होता है? कोई जहर को चख कर भी बताता है। ये तरीका हमें क्यों नहीं बताया गया? हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता था। हमारा तो अब श्रेष्ठ होना भी बेकार है, जब हमें इन सब के बारे में पता ही नहीं था। दूसरा श्रेष्ठ को अब अक्षत पर शक होने लगा था। वो सावधान हो जाता है। वो अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहता है, इसका मतलब तुम भी एक जहर मास्टर हो? तीनों श्रेष्ठ भी अब अक्षत को देखने लगते हैं। अरे हाँ, ये बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई? ये लड़का हमारे सामने बिना किसी डर के खड़ा है और सब कुछ जानता है, जहर की पहचान बता दिया। ऐसा तो सिर्फ एक जहर मास्टर ही कर सकता है। हाँ, ये भी एक जहर मास्टर ही है। अक्षत अपना सिर खुजाने लगता है, फिर वो झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई जहर मास्टर नहीं हूँ, मुझे तो बस ऐसे ही कुछ जहर के बारे में पता है। सभी को अक्षत की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। होता भी कैसे? ये लड़का इतना सब हरकतें कर गया, तो किसे अब इसके बातों पर भरोसा होने वाला था? और ऊपर से ये कह रहा था कि इसे इन सब जहर के बारे में हल्का सा पता है। अरे ये जहर कोई मामूली या नॉर्मल जहर नहीं है, जो सभी को इसके बारे में पता हो। ये जहर हमारे जैसे श्रेष्ठ को मिला है। इसके बारे में जहर मास्टर ही जानते होंगे, उनमें से ही बहुत ही कम लोग। तो तुम्हें कैसे पता चल गया? क्या तुमने हम सबको बेवकूफ समझ रखा है? दूसरा श्रेष्ठ अपने हाथ में एक जहर लेकर खड़ा था। उसने वो हाथ पीछे कर रखा था। वो कहता है, सच सच बता दो, अगर तुम जहर मास्टर हो तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हम सब तो एक ही हुए। अक्षत कहता है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अगर मैं जहर मास्टर होता तो आप सबसे ये छुपाने का क्या जरूरत थी? मैं अपनी पहचान आपको बता देता कि मैं भी एक जहर मास्टर हूँ। सभी अब सोचने लगते हैं, अक्षत की बातों में दम तो था, उसे यह छुपाने का कोई जरूरत ही नहीं था, और ऊपर से इसके अंदर से तो कोई जहरीली एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही है, और तो और ये डरावना भी नहीं लग रहा है। अक्षत कहता है, वैसे क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया है? तो क्या आप मुझे जहर टेक्निक और जहर के बारे में बताएंगे?
दूसरा श्रेष्ठ अपने हाथ में से उस जहर को हटा लेता है। वो सोचता है अगर मैंने अभी तुम्हें कहा कि तुम फेल हो, तब तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। वो अपना सिर हिला देता है, वो अपनी बातों से मुकर नहीं सकता था, नहीं तो उसकी क्या ही इज्जत रह जाएगी एक श्रेष्ठ होकर। वो कुछ जहर टेक्निक की मैनुअल निकालता है और कुछ विशेष जहर भी। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम सभी के नाम सही सही बता ले जाते हो तो मैं तुम्हें और भी जहर के बारे में बताऊंगा। अक्षत कहता है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने टेस्ट जानबूझकर काफी आसान रखा था ताकि मैं पास कर सकूं। ये सुनकर तो दूसरा श्रेष्ठ सोचता है, क्या कहा इसने टेस्ट आसान था? अरे भाई ये टेस्ट आसान नहीं था, उन जहर के नाम में तो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो ये टेस्ट आसान कैसे हो गया? ये टेस्ट आसान नहीं था, तुम ही तेज हो। छोड़ो भी, इस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, ये जहर टेक्निक की मैनुअल और यह सभी जहर बहुत ही विशेष है, तो इन्हें ध्यान से समझना। अक्षत पहले वो जहर टेक्निक की मैनुअल देखने लगता है। उसने अभी तक किसी भी टेक्निक का मैनुअल नहीं देखा था, मास्टर भूमि उसे सिर्फ मौखिक रूप से ही बताती थी। पर यह बात भी थी कि अक्षत का दिमाग इस दुनिया में आने के बाद हर चीजों को जल्दी याद कर लेता था और उसे अपने दिमाग में ज्यादा समय तक याद भी रख पाता था। उसे तो भूमि की हर बात याद है, जबकि वो उसे सिर्फ बोलकर ही समझाती और बताती थी। अक्षत तो वो सब पढ़ने लगता है, हालांकि रात थी पर फिर भी वो उस पर लिखे शब्दों को बड़े ही आसानी से पढ़ पा रहा था, क्योंकि वो शब्द रात के अंधेरे में चमक रहे थे। दूसरा श्रेष्ठ सोचता है, ये लड़का तो सच में हमारे जहर हाल को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, मुझे इसे अपना स्टूडेंट बना लेना चाहिए। जब यह मेरा स्टूडेंट बन जाएगा तो फिर इसके साथ मेरा भी नाम होगा। ये सोच सोच कर ही दूसरा श्रेष्ठ खुश हो रहा था, पर उसे क्या पता था कि बाकी के 3 श्रेष्ठों के मन में भी यही चल रहा था। पांचवा श्रेष्ठ जो कि लड़की बन गया था, वो उन तीनों से कहता है, ये लड़का बहुत ही कमजोर और थोड़ा दिमाग का पागल है, मुझे इस पर बहुत दया आ रही है, तो मैं इसे अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बना लेता हूँ। चौथ श्रेष्ठ कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बेचारा काफी अकेला और दिमाग का पैदल है, साथ में ही उल्टी पुल्टी हरकतें भी करता रहता है। तुम इसे क्या ही पढ़ा पाओगे, तुम्हें तो पहले अपने की जेंडर बदलने के जहर का इलाज ढूंढना चाहिए। तो तुम उसे टाइम ही नहीं दे पाओगे, उससे अच्छा रहेगा कि मैं ही उसे अपना स्टूडेंट बना लेता हूँ। बाकी के तीनों तो चौथे श्रेष्ठ को देखने लगते हैं। तीसरा श्रेष्ठ कहता है, अरे चौथे श्रेष्ठ ने सही कहा, पर चौथे श्रेष्ठ आपकी भी बॉडी में एक जहर है जिसका आपको इलाज ढूंढना चाहिए, नहीं तो आप अगले 5 सालों में मर जाएंगे। आपको उसका इलाज ढूंढने जाना ही होगा, तो फिर क्यों ना मैं ही इस लड़के को अपना स्टूडेंट बना लेता हूँ, इससे तुम दोनों अपने अपने जहर का एंटीडोट और इलाज ढूंढ पाओगे। दूसरा श्रेष्ठ अब समझ गया कि ये तीनों भी अक्षत को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, चाहते भी क्यों ना, आखिर अच्छी उपलब्धि किसे नहीं पसंद। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, तीसरे श्रेष्ठ अब तक तो आप ही कह रहे थे कि यह लड़का कुछ कर ही नहीं पाएगा, और अब आप भी उसे अपना स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। ये सुनकर तो तीसरे श्रेष्ठ का चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि अब तक तो अक्षत की खामियां यही दिखा रहा था। दूसरा श्रेष्ठ आगे कहता है, आपको तो इस लड़के पर भरोसा ही नहीं है, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आप सब यह मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं ही इसे अपना स्टूडेंट बना लेता हूँ। सभी तो अब दूसरे श्रेष्ठ को आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं। वो सभी जानते थे कि दूसरा श्रेष्ठ अपना स्टूडेंट ऐसे ही किसी को बनाने का नहीं कहता है, जरूर उसने इस लड़के में कुछ तो ऐसा देखा था जो उसने ऐसा किया। और जो लड़का अभी ही उन सबको इतना शौक दे चुका है, वो न जाने अभी और कितना शौक उन्हें देगा। पांचवा श्रेष्ठ कहता है, अरे सीनियर श्रेष्ठ, आपको परेशान होने की क्या ही जरूरत है? आपको ऐसे लड़के को अपना स्टूडेंट नहीं बनना चाहिए, आपकी रेपुटेशन का क्या होगा? लोग तो आपका मजाक बनाएंगे कि आपने एक मामूली से इंसान को अपना स्टूडेंट बना लिया। जहर हॉल में आपकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, तो मैं आपको अपने इज्जत को ऐसे खराब नहीं करने दे सकता हूँ। भला ये जूनियर आपके किस दिन काम आएगा, आप निश्चिंत रहें, मैं इसे काफी अच्छा जहर मास्टर बना दूंगा। दूसरा श्रेष्ठ अब पांचवें श्रेष्ठ को भौहें सिकोड़ते हुए कहते हैं, मुझे अपने रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं है, और तुम्हें तो मेरी रेपुटेशन की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे क्यों ना हम ये निर्णय उस लड़के पर ही छोड़ दे, वो जिसे चाहे उसे अपना टीचर बन सकता है, या फिर हम चारों को भी अपना टीचर बन सकता है। चारों अब दूसरे श्रेष्ठ के बातों से सहमत हो जाते हैं। वैसे भी ऐसे लड़कर तो कोई फायदा नहीं होने वाला था, यूज ही ये मौका दिया जाए जिसके लिए लड़ा जा रहा है। इतना सोचकर वो चारों अब अक्षत को देखने लगते हैं, तो अक्षत तो उस जहर टेक्निक की मैनुअल को बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा था और बार बार अजीब अजीब सी शक्ल बना रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई जोकर हो जो ऐसा कर रहा हो ताकि लोग हंसे। वो चारों जहर मास्टर बस उसे ऐसा करते देखते ही रह गए थे। 94 चारों स्टूडेंट बन गए। अक्षत को वो जहर टेक्निक की मैनुअल पर पढ़कर एक ही बात समझ आई, ये जहर टेक्निक बहुत ही बेकार है, जिसे अगर कचरा कहा जाए तो इसे कचरा भी शर्मा जाए। जिस जहर टेक्निक में उसे भी नुकसान हो रहा हो, वो भला किसका का? इससे तो वो जितनी बार इस तकनीक का यूज करेगा, वो खुद भी उतनी बार घायल होगा।
कहीं ऐसा करते करते वो दुश्मन से पहले खुद ही न मर जाए, तो ये टेक्निक कचरा नहीं तो और क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस टेक्निक का यूज करना भी बेकार है, ये तो ऐसा है जानबूझकर अपने पैर में कील ठोंकना, ऐसा अक्षत सोच रहा था। अक्षत को लगा था कि उसे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जिससे वो जहर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में और भी बहुत सी चीजें जान सकेगा, पर यहाँ तो सारा मामला ही बेकार है। अक्षत उन सभी जहर को भी देखता है जो उसके हिसाब से बहुत ही लो क्वालिटी के थे। ऐसी जहर तो अक्षत नींद में भी न बनाए। इस जहर से तो अच्छा टॉयलेट था, जिससे दुश्मन को बदबू तो आती, पर ये तो बेकार है सब। अक्षत के दिमाग में ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। अक्षत कहता है, क्या आपके पास इससे अच्छा कुछ नहीं है? ये सभी तो बेकार हैं। ये सुनकर तो दूसरा श्रेष्ठ अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। यूज थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, वो सब इन्हीं टेक्निक को समझकर आज इतने बड़े श्रेष्ठ बन गए हैं। और ये कल का आया लड़का उन्हें बता रहा है कि यह सब बेकार हैं। अरे बेकार तो तुम हो, थोड़ा दो तीन तरीके क्या पता चल गए तुम्हें, तो अपने आप को एक्सपर्ट ही समझने लगे। अरे इतना घमंड ठीक नहीं है, ये घमंड ही तुम्हें ले डूबेगी, इतना घमंड नहीं करना चाहिए, ये खुद को ही नुकसान पहुंचता है। पर दूसरा श्रेष्ठ अपने आप को शांत कर लेता है, ये सोचकर कि अक्षत अभी कम उम्र का है, तो उसे अभी बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं है। वो कहता है, तुम इसे बेकार क्यों कह रहे हो? क्या इसका तुम कोई कारण बता सकते हो? अगर नहीं बता पाए तो तुम्हें यही टेक्निक सीखनी होगी। अक्षत कहता है, इसमें सबसे पहली गलती यही है कि इसमें जहर को हमेशा सबको मारने के लिए ही यूज करने को लेकर फोकस किया गया है, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। कई जहर सिर्फ किसी को मारने के लिए काम नहीं आती है, वह बचाने की भी काम आती है। तो जहर के सिर्फ एक पहलू को ध्यान में रखना ये सही नहीं है, ये तो इसके पहली गलती थी। मैंने आज तक जितना भी समझा है, जहर को अगर सही से यूज करना है तो उसे बाहरी वस्तु नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि उसे अपनी एनर्जी का ही हिस्सा ही समझना चाहिए, जिससे जहर को दुश्मन तक पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाता है। जबकि इस टेक्निक में जहर को उल्टा बताया गया है, उसे एनर्जी के साथ जोड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसे तो एनर्जी की तरह यूज भी नहीं करना है। ये तो इसकी दूसरी गलती है। ये सुनकर तो वो चारों जहर मास्टरों का अभी तक का गुस्सा जो कर रहे थे, वह शांत हो गए। अक्षत की बातें गहरी और सच्ची थी, वो सब तो जहर को बाहरी चीज ही मानते थे। अगर वो जहर को अपने शरीर का ही हिस्सा माने और उसे अपने एनर्जी के साथ यूज करें, तो परिणाम बहुत ही बेहतरीन और असाधारण होगा। उन्हें तो शुरू में ही गलत सीख पढ़ा दिया गया था। अक्षत अब अपनी जहर के बारे में नॉलेज उन चारों को बताने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लेक्चरर हो जो अपने क्लास में लेक्चर दे रहा हो। उसकी लेक्चर की हल्की आवाज कॉय, टॉमी और श्वेता भी सुन रहे थे। वो तीनों धीरे से वहां जाकर सारा नजारा देखने लगते हैं। उन्हें सूर्यमंडल पेड़ ने नहीं रोका इस बार। अक्षत जो जहर के बारे में ज्ञान दे रहा था, और वो चारों सुन रहे थे बड़ी ध्यान से। अक्षत की बातें सुनकर तो श्वेता भी शौक में रहती है। वो बड़बड़ाती है, इसका मतलब मेरा भी जहर को यूज करने का तरीका गलत है। मास्टर के आगे तो मेरे एंशिएंट स्पाइडर क्लैन की टेक्निक और जहर की समझ भी बेकार है। मास्टर का ज्ञान और समझ बहुत ही उच्च है। वो भी अब अक्षत की बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी और समझ रही थी। कौवा और टॉमी को यह बातें समझ नहीं आ रही थी, पर उन्हें ऐसे नज़ारा देखने में बड़ा ही मजा आ रहा था। करीब 1 घंटे बाद, अपना ज्ञान बांटने के बाद, जब अक्षत पीछे मुड़ता है तो वो चारों जहर मास्टर तो सामने थे ही नहीं। वो बड़बड़ता है, अरे ये सब कहाँ चले गए? अक्षत तो अपने लेक्चर देने में इतना खो गया था कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन तभी जब उसकी नज़र नीचे जाती है तो चारों जहर मास्टरों को वो नीचे लेटा हुआ पाता है। वो तो उन्हें ऐसे देखकर बड़बड़ाता है, अरे इन्हें क्या हो गया? अरे कहीं इन सब ने कोई जहर तो नहीं खा लिया? शायद ये चारों मर गए, मुझे यहाँ से चुपके से निकल जाना होगा। अक्षत इधर उधर देखने लगता है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो यहाँ से जाने का सोचता है। वो धीरे से बड़बड़ाता है, सुबह आकर जब कोई इन्हें देखेगा तो मैं भी हैरान हो जाऊंगा और नाटक करूंगा कि मुझे तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ ये आइडिया बेस्ट है, लोग मुझ पर भरोसा भी कर लेंगे। वो अभी यह कहकर अपना कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी दूसरा श्रेष्ठ कहता है, टीचर। ये सुनकर तो अक्षत चौंककर 4 कदम पीछे चला गया। तभी वो देखता है कि वो चारों तो बैठ गए थे। अक्षत ये देखकर राहत की सांस लेता है कि चलो ये सब मरे नहीं हैं। वो चारों एक साथ कहते हैं, टीचर को हमारा नमन। अब तो अक्षत कंफ्यूज कि भाई ये हो क्या रहा है? ये चारों ऐसे जमीन पर क्या कर रहे थे लेटकर? कोई योगा वगैरह कर रहे थे क्या? या फिर से है थे? एक सेकंड, इन्होंने क्या कहा? टीचर? क्या मैं टीचर? अरे मैं कब इनका टीचर बन गया? अक्षत अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अरे आप सब मुझे टीचर क्यों कह रहे हैं? वो चारों कहते हैं, हमने आपको अपना टीचर मान लिया है। अक्षत कहता है, मैं आप सबका टीचर नहीं हूँ, आप सबके लायक तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो अभी इतना ही कहा पाया था कि चारों उसका पैर पकड़ लेते हैं और किसी बच्चे की तरह कहने लगते हैं, प्लीज आप हमें अपना स्टूडेंट बना लीजिए। हाँ हाँ आप प्लीज हमें अपना स्टूडेंट बना लीजिए। अक्षत उन सब की आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट देख पा रहा था। वो अब सोचने लगता है कि क्या उसे इन जहर मास्टरों को अपना स्टूडेंट बनाना चाहिए।
अगर वो ऐसा करता है तो उसे ईशानी की मदद करने में काफ़ी आसान हो जाएगी और वो इन सब की मदद भी ले सकता है। वो अब कहता है, ठीक है, मैं आप सबको अपना नॉर्मल स्टूडेंट बनाता हूँ। आज से आप चारों मेरे ऑफिशियली नॉर्मल स्टूडेंट हैं और अगर मुझे आप सबका प्रदर्शन पसंद आया तो मैं आपको अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बना लूंगा। उन चारों के आंखों में आंसू आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ आंसुओं की नदी बह जाएगी। वो कहते हैं, टीचर आप बहुत अच्छे हैं, हम जरूर बहुत ही मेहनत करेंगे। अक्षत तो अब इनकी ऐसी हरकत देखकर सोचने लगता है कि कौन कह रहा था कि जहर मास्टर बहुत ही खतरनाक और डरावने होते हैं, अगर ऐसा था तो ये चारों क्या हैं? ये चारों तो मुझे ऐसा नहीं लगते हैं। अक्षत को अपने से दुगना तिगुना उम्र के व्यक्तियों को स्टूडेंट बनाने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, पर यह कोई बड़ी बात नहीं थी। टीचर तो टीचर ही होता है, उसकी उम्र थोड़ी देखी जाती है। उसके भी तो दुनिया में ऐसा ही था, पर वहाँ का तो मैटर ही अलग था। जहाँ अगर कोई मेल प्रोफेसर यंग होता था तो कॉलेज की लड़कियां उन्हें ही लाइन मारने लगती थी, और अगर फीमेल प्रोफेसर यंग है तो लड़के तो बस उन्हें देखने के लिए ही उनका क्लास अटेंड करते थे, कुछ बच्चे को छोड़कर। तो यहाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए। तभी दूसरा श्रेष्ठ कहता है, माफ कीजिए टीचर, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? अक्षत कहता है, मेरा नाम अक्षत सिंह है। उन चारों के दिमाग में अक्षत सिंह नाम के बड़े और पावरफुल जहर मास्टर की खोज होने लगती है, लेकिन उन्हें कोई भी नाम नहीं मिलता है। उन्हें तो सिंह टाइटल को यूज करने वाले तक नहीं मिलते, उन्होंने तो कभी किसी सिंह फैमिली या वंश के बारे में सुना ही नहीं था। अक्षत कहता है, तुम चारों ने मुझे टीचर मान ही लिया है, तो अपने टीचर की तरफ से तुम सबको कुछ मिलना ही चाहिए। अक्षत अब उन सब से पेपर और लेखनी लेकर कुछ लिखना शुरू करता है और चारों को पकड़ा देते हैं। ये उन चारों का इलाज था। उन चारों ने जैसे ही वो पेपर पर लिखा हुआ पढ़ा तो उनके तो होश ही उड़ गए, खास करके दूसरे और तीसरे श्रेष्ठ के, क्योंकि उन दोनों ने अपनी बीमारी को छिपा रखा था, किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी नहीं। पर उनके टीचर को पता चल गया। ये उनके टीचर ने कैसे और कब कर लिया उन्हें तो पता ही नहीं चला। वो चारों घुटने पर आ जाते हैं और अक्षत को धन्यवाद करने लगते हैं। अक्षत जानता था कि वो इनका टीचर है, तो उनके सामने ऐसा करना तो मामूली बात है। वो सोच रहा था कहाँ वो इनसे कुछ सीखना चाहता था, पर अब तो वो इन्हें ही बहुत कुछ सिखा दिया। कौवा कहता है, वाह क्या बात है, मास्टर तो कमाल के हैं, उन्होंने तो इन चारों को अपना स्टूडेंट बना लिया। ये चारों यहाँ उत्पात मचाने आए थे। टॉमी कहता है, मास्टर की खासियत ही ऐसी है कि वो बिना ज्यादा कुछ किए बस अपने बातों से ही किसी को अपने आगे से झुकने पर मजबूर कर देते हैं, वो सबसे अलग हैं। श्वेता कहती है, देखो देखो इन चारों को, कहाँ ये चारों कुछ देर पहले मास्टर को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए झगड़ रहे थे और अब ये चारों ही मास्टर के स्टूडेंट बन गए। आखिर मेरे मास्टर है ही इतने अच्छे कि वह अपनी अच्छाइयों से ही सबको हरा देते हैं। अक्षत अब थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, चलो अब तुम चारों ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मुझे शुरू से ही पता था कि तुम सब जहर मास्टर हो, तो बिना देर किए और झूठ बोले सब कुछ बता दो। अक्षत की आवाज में एक पावर थी जो उन चारों को डरा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई किसी को दिल से टीचर मानते हैं तो वो भले ही उससे छोटा हो पर उसकी डांट से वो जरूर डरेंगे, ठीक वैसा ही उन चारों का हाल था। वो चारों और डर रहे थे। उन चारों को अब ये भी समझ आ रहा था कि अक्षत तो इन चारों के साथ शुरू से ही नाटक कर रहा था, मतलब ये लड़का अपने आप को पागल और बेवकूफ दिख रहा था। वो चारों तो अब और भी खुश हो रहे थे कि उन्हें एक ऐसा दिमाग का तेज टीचर मिला है जो इतना सब कुछ प्लान कर लिया था। वैसे अक्षत ने तो पहले ही इन्हें महसूस कर लिया था, जब वो टॉयलेट करने आया था वो उनकी जहरीले एनर्जी को देख सकता था, उसकी कल्टीवेशन पावर जो जागृत हो चुकी थी, ऐसा वो मानता है। जबकि सच्चाई तो यह है कि वो जब इस दुनिया में आया था तभी से ही उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत है, बस अक्षत अपने अंदर की वो पावर महसूस करने की कोशिश ही नहीं करता था, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी मास्टर भूमि ने यह भर दिया था कि तुम कभी भी अपनी कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं कर पाओगे। वैसे उन्होंने सही ही कहा था, क्योंकि जिसकी कल्टीवेशन पावर पहले से ही जागृत हो वो दोबारा थोड़ी जागृत करेगा। अक्षत धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसे अब अपनी पावर का थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। वैसे अक्षत का हाल बिल्कुल उसी लड़के के जैसा था जो अपने क्लास में टॉप करने वाला 100% में से 99.99% पाने वाला जीनियस लड़का अपने आप को ही क्लास का सबसे बड़ा बेवकूफ और कमजोर समझना है कि उसके 100% मार्क्स क्यों नहीं आए। जरूर वो एक नंबर का गधा है, नहीं तो इसके 0.01% मार्क्स कहाँ गए। यही हाल बिल्कुल अक्षत का था। वैसे भी वो अपने दुनिया में पृथ्वी पर भी जीनियस लड़का ही था। नोट: वैसे मैंने सब कुछ सामने ही रख दिया है, अगर आप सब स्टोरी को ध्यान से समझते होंगे तो आप सबको काफी कुछ अंदाजा लग ही गया होगा अक्षत के बारे में, पर फिर भी अगर कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। हिडन प्लॉट और आगे की स्टोरी छोड़कर बाकी सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक्स। 95 टॉमी, सीधा साधा डॉगी। अक्षत ने सब कुछ शुरू में नाटक किया था, जबकि उसे पहले से ही पता था कि ये सभी जहर मास्टर हैं। वो बस इन सभी का मकसद यहाँ आने का जानना चाहता था।
कि आखिर ये जहर मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी चार चार जहर मास्टर। उसने सोचा कि वो पागलों के जैसा हरकत करेगा और फिर बातों ही बातों में उनसे यहाँ आने का कारण भी पूछ लेगा, लेकिन इन सब ने तो उसे अपना टीचर बना लिया। ऐसा तो अक्षत ने सोचा ही नहीं था कि उसे ये सभी अपना टीचर बना लेंगे, लेकिन जब बना ही लिया है तो उसका कुछ तो काम आना ही चाहिए। आखिर अब टीचर जो है वो। अक्षत ने उन चारों से यहाँ आने का कारण पूछा, क्योंकि ऐसा तो नहीं था। 96 ईशानी की चिंता। अक्षत आज के इन सभी घटनाओं को एनालाइज करके बहुत कुछ समझ ही गया था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि जहर हाल ईशानी के पीछे क्यों पड़ी है। अक्षत सोच रहा था कि ईशानी के नागपुर एकेडमी में एडमिशन से वो शायद सुरक्षित होगी, पर फिर भी वो ईशानी के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो ईशानी को परेशानी में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। अक्षत अपने हाथों को देखता है और अपने आप से ही कहता है, मेरी कल्टीवेशन पावर अब जागृत है। मुझे अब कल्टीवेशन करके ऊंचे लेवल पर पहुंचना होगा और इतना तो पावरफुल बनाना ही होगा कि किसी को बचा सकूं। अब तक अक्षत तू अकेला था तो तुझे इन चीजों की उतना परेशानी या दिक्कत नहीं थी, पर अब मैंने ईशानी का साथ देने को कहा है। मुझे उसके लिए मजबूत बनना ही पड़ेगा और मुझे मास्टर को भी साबित करना है कि मैं उनका कमजोर स्टूडेंट नहीं हूं। जब मेरे स्टूडेंट मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं अपनी मास्टर के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकता हूं। अब मुझे अपनी डेली की रूटीन बदलनी होगी। अब मुझे कड़ी मेहनत करना है ताकि मैं इस दुनिया में अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सकूं। उसकी बातें सुनकर तो टॉमी और बाकी का चेहरा ही अजीब सा बन जाता है। वो तीनों सोच रहे थे, मास्टर तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो इस पूरे दुनिया को खत्म कर सकते हैं। ऊपर से वो और भी पावरफुल बनना चाहते हैं। क्या वो स्वर्ग के देवता के बराबर बनना चाहते हैं? टॉमी सोचने लगता है, जितना कि मुझे सूर्यमंडल काका ने बताया है, स्वर्ग के देवता बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इतना कि उनकी पावर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इस दुनिया की नेचर की देवी भी स्वर्ग से ही हैं। एक सेकंड, सूर्यमंडल काका और अमरबेल को मास्टर की सेवा करने के लिए नेचर की देवी ने ही भेजा था। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मास्टर स्वर्ग के देवता हैं या फिर उन देवताओं में से ही किसी के बेटे। हाँ, ये हो सकता है, तभी तो नेचर की देवी मास्टर की इतनी चिंता करती है। वैसे नेचर की देवी कैसी होंगी? उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, उनकी पावर के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। काश मैं कभी उनसे मिल पाऊं। टॉमी अक्षत से अपने आप को रगड़ने लगता है। अक्षत उसको प्यार से सहलाने लगता है। अक्षत वापस से अपनी जगह पर लेट जाता है। उसे अब भी ईशानी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो ईशानी को खोना नहीं चाहता था और वो जहर हाल से लड़ नहीं सकता था। आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कुछ मामूली से जहर मास्टरों को अपना स्टूडेंट बना पाया। सबको थोड़ी बना पाएगा, और कहीं कोई श्रेष्ठ आ गया तो वो क्या करेगा? ऐसा अक्षत के दिमाग में चल रहा था। खैर, अक्षत को पता ही नहीं था कि वो जिन जहर मास्टरों को मामूली जहर मास्टर समझ रहा है, वही वहां के श्रेष्ठ थे। अक्षत का ईशानी की चिंता करना शायद इसलिए था क्योंकि अक्षत जानता था कि अकेला होना क्या होता है। वो अब तक जिनसे भी मिला था वो सभी किसी फैमिली में थे और उनके दोस्त और जानने वाले थे। पर ईशानी का क्या? उसने तो अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया था। बिल्कुल उसी की तरह वो अकेली थी। उसका कोई परिवार नहीं था। उसे तो लोगों ने बहिष्कृत कर दिया था। उसे चारों ओर से बस लोगों के ताने सुनने पड़े, लोगों की घृणा उसे मिली। उसे लोग चुड़ैल और डायन कहा करते थे। ये तो उसे ही पता होगा कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। ईशानी का वही पहला दोस्त है तो जाहिर सी बात थी उसे चिंता तो होगी ही। ऊपर से ईशानी ने उसके दिल में एक जगह बना ली थी। भले ही वो उसे हमेशा गलत समझती और पीट देती थी, पर फिर भी उसके दिल में ईशानी के लिए कुछ तो था। ये प्यार था या फिर सिंपैथी, ये तो अक्षत को भी नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ चारों जहर मास्टर आगे बढ़ते जा रहे थे। पांचवा श्रेष्ठ कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? नागपुर जहर हॉल तो दूसरी तरफ है ना? तो दूसरा श्रेष्ठ कहता है, हम दूसरे जहर हाल में जा रहे हैं। पांचवा श्रेष्ठ कहता है, पर हम दूसरी जहर हॉल में क्यों जा रहे हैं? हम नागपुर जहर हॉल भी तो चल सकते हैं। तो दूसरा श्रेष्ठ कहता है, नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। याद नहीं है कि जहर लॉर्ड ने क्या कहा था? अगर हम उस लड़की के बिना लौटे तो मार दिए जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम दूसरे जहर हॉल में चलकर वही रहे, अगर हमें वहां के जहर लॉर्ड का परमिशन मिल गया तो। पांचवा श्रेष्ठ कहता है, तो क्या अब हम नागपुर जहर हॉल के श्रेष्ठ नहीं रहेंगे? दूसरा श्रेष्ठ कहता है, तुमने कहीं किसी जहर का नशा तो नहीं कर लिया है? अरे, जब हम नागपुर जहर हॉल को छोड़ रहे हैं तो हम वहां का श्रेष्ठ कैसे रह पाएंगे? हालांकि इतने सालों तक हमने नागपुर जहर हॉल में बिताया वह समय नहीं भूल सकते हैं, पर अब तो हमें वो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर को हम धोखा नहीं दे सकते हैं और जहर लॉर्ड के हाथों मर भी नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा रहेगा कि हम किसी दूसरे जहर हॉल में चल जाए। पर मुझे जहां तक शंका है कि वो भी हमें अपने जहर हॉल में नहीं रहने देंगे, क्योंकि जल्द ही सभी को पता चल जाएगा कि हमने अपने नाकामी के कारण नागपुर जहर हॉल को छोड़ा था, और यह बात फैलते ही हमें बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा श्रेष्ठ कहता है, इसका मतलब अब हम ज्यादा दिनों तक जहर मास्टर नहीं रहेंगे, हमारा जहर मास्टर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा श्रेष्ठ कहता है,
नहीं, ऐसा नहीं होगा, भले ही हम बाहर रहे, लेकिन कोई भी जहर हाल हमारा लाइसेंस रद्द नहीं कर सकता है। उन सब के पास कितनी अथॉरिटी नहीं है कि वो ऐसा कर सकें। हमारा लाइसेंस सिर्फ हेडक्वार्टर ही रद्द कर सकता है, और हेडक्वार्टर इतनी छोटी बात के लिए ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी अपने सदस्यों को नहीं खोना चाहता है। सभी अब राहत की सांस लेते हैं कि उनका लाइसेंस रद्द नहीं होगा। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, अरे तुम सब कितना दुखी मत हो, टीचर ने हमें जो भी ज्ञान दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम जल्द ही बहुत अच्छे जहर मास्टर बन जाएंगे। हो सकता है हम हेडक्वार्टर में ही एक श्रेष्ठ बन जाए। वहां का श्रेष्ठ बनने का मतलब जानते हो, वहां का श्रेष्ठ नागपुर जहर हॉल जैसे जहर हाल के जहर लॉर्ड से भी ऊंचा होता है। ये सुनकर तो बाकी के तीनों की आंखों में चमक आ जाती है। वो तीनों कहते हैं, क्या सच में? दूसरा श्रेष्ठ कहता है, हाँ बिल्कुल, बस हमें मेहनत करना है और अपने आप ऐसा बना लेना है कि हम पर टीचर को गर्व हो और हम उन्हें अपना नाम बता सके। बाकी के तीनों हाँ में सिर हिला देते हैं। वो चारों अब आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरा श्रेष्ठ सोचने लगता है, मैंने इन तीनों को तो मोटिवेट कर दिया है, पर आगे का रास्ता बहुत कठिन है, जो मुसीबत से भरा पड़ा है। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, पर फिर भी आगे तो बढ़ता ही है। टीचर के भरोसे को टूटने नहीं देना है। दूसरे श्रेष्ठ को अक्षत की बातें याद आती है। जब चारों जा रहे थे तो अक्षत ने दूसरे श्रेष्ठ से अकेले में कहा था, आप सबसे ज्यादा अनुभवी और समझदार है, तो आप बाकियों का ध्यान रखिएगा। मैं उन सब की जिम्मेदारी आपको देता हूँ, और कुछ भी हो जाए आप चारों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मैं अगली बार आप चारों को साथ में ही देखना चाहता हूँ। और हाँ, आखिरी बात, हमेशा गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलना। दूसरा श्रेष्ठ कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ये गांधी जी कौन है? अक्षत को याद आता है कि उसने तो भावनाओं में बहकर अपनी दुनिया की बातें बोल दी है। वो कहता है, ऐसा समझा लो कि वो एक महान पुरुष थे। और हाँ, ये भी याद रखना कि यह नियम तब तक ही फॉलो करना जब तक कि तुम चारों में से किसी के ऊपर खतरा न आए और बातों से मामला सुलझाया न जा सके। पर जहां बात अगर सिर्फ हिंसा से ही हो तो पीछे मत हटना। दूसरा श्रेष्ठ चलते चलते ही अपनी मुट्ठी कस लेता है। वो धीरे से कहता है, टीचर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं उनके इस भरोसे को तोड़ नहीं सकता। आप निश्चिंत रहिए टीचर, मैं सबका ख्याल अच्छे से रखूंगा, इन सब को कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इधर अक्षत जैसे ही लेटा था, कुछ देर बाद ही वो सो गया था। सामने एक छोटे बच्चे को बड़ी ही प्यार से उसकी माँ अपने सीने से लगाई हुई थी। वो उसे बड़ी ही प्यार से निहार रही थी। उस बच्चे बड़ी बड़ी आंखें अपनी माँ की इस प्यारी सी मुस्कान को देख रही थी। तभी एक अक्षत के जैसा दिखने वाला यंग आदमी आता है उस रूम में, जो उस बच्चे को देखते ही मुस्कुराने लगता है। वो उसे तुरंत ही अपने गोद में ले लेता है और उसे अपने हाथों से ऊपर करके कहता है, हा हा हा, यह मेरा बेटा है। क्षितिज, तुम देख रही हो ना, ये बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। इसे अपने पापा के ऐसे करने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ये तो बिल्कुल तुम पर गया है क्षितिज। क्षितिज, जो हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई थी, वो थोड़ा डरते हुए कहती हैं, अशोक आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अशोक नन्हे बच्चे को क्षितिज को देते हुए कहते हैं, देख रही हो ना, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत ही प्यारी। क्षितिज मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ देख रही हूँ, और इसका चेहरा तो आप पर गया है, एकदम हैंडसम। अशोक थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहते हैं, अरे वो तो जाएगा ही, आखिर सारा मेहनत तो रात भर मैंने ही किया था, तुम तो बस बेड पर लेटी हुई थी। क्षितिज ये सुनकर शर्म से लाल पड़ गई थी। वो कहती हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ नस भी हैं, मुझे शर्म आ रही है। अशोक कहते हैं, तो क्या हुआ, जो सच है तो है। क्षितिज कहती हैं, अच्छा जी, तो मैंने जो इसे 9 महीने तक अपने पेट में रखा हुआ था वो। अशोक कहते हैं, अरे उसकी तुलना तुम मेरी मेहनत से मत करो, क्योंकि वो उसके आगे तो मेरी मेहनत तो धूल का एक कण भी नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्षितिज। एक तो तुम ही इतनी प्यारी हो, और अब तो तुमने मुझे एक प्यारा सा बेटा भी दे दिया है। इतना कहकर वो उनके माथे पर किस करते हैं। इनका ये सब देखकर वो नस बाहर चली जाती है। उस नस की जाते ही अशोक क्षितिज के होठों पर किस करते हैं और कहते हैं, हमें इसके भाई या बहन के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि ये अकेला रहेगा तो बोर हो जाएगा? क्षितिज अशोक को पिंच करते हुए कहती है, अभी एक को आए 1 घंटे भी नहीं हुए हैं कि दूसरे के बारे में सोचने लगे। अशोक हंसते हुए कहते हैं, अरे डार्लिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अशोक बच्चे को देखकर कहते हैं, वैसे देख रही हो, ये तुम्हें ही देख रहा, ये भी तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया है। इतना कहकर वो उस बच्चे के माथे पर किस करते हैं। फिर वो कहते हैं, वैसे अब तुमने नाम क्या सोचा था, वो मुझे बताओगी या अब भी सरप्राइज ही रखोगी? क्षितिज कहती हैं, मैंने लड़का होने पर इसका नाम अपने और तुम्हारा नाम को मिलाकर अक्षत रखने का सोचा है। कैसा है ये नाम? अशोक कहते हैं, वाह, तुमने तो काफी अच्छा नाम सोचा है। अब से हमारे बेटे का नाम अक्षत ही रहेगा, हमारा बेटा अक्षत। अक्षत अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो बहुत ही शरारतें करता, पर उसकी सबसे अच्छी आदत थी वो किताबें पढ़ने की कोशिश करता था। क्षितिज उसकी लगन देखकर कहती हैं, मेरा बेटा जरूर एक दिन डॉक्टर बनेगा। तो अशोक कहते हैं, अरे ये क्या कह रही हो? वो डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे करोड़ की बिजनेस का क्या होगा? वो इन्हें संभालेगा?
तो क्षितिज उन्हें गुस्से से घूरने लगती है। अशोक कहते हैं, अरे मेरे कहने का मतलब है, ढेर सारा हॉस्पिटल खोल देगा और डॉक्टर भी बना रहेगा और बिजनेस भी देखता रहेगा। 97 ए बैड ड्रीम। अक्षत को अशोक और क्षितिज बहुत प्यार करते थे, दोनों उसका ख्याल भी रखते थे, खास करके क्षितिज, वो उसे हमेशा अपने पास लेकर रात में सोती थी, जिसके वजह से अक्षत के भाई या बहन नहीं आ पा रहे थे और अशोक तो बस किससे ही काम चला लेते थे। अक्षत अब 5 साल का हो गया था। ये टाइम अशोक और क्षितिज के लिए कब बीत गया पता ही नहीं चला, उनका बेटा तो अब काफी कुछ समझने लगा था। अशोक एक बार अक्षत से कहते हैं, अक्षत अब से तुम अपनी माँ के पास मत सोना, दूसरे कमरे में सोना, ठीक है? तब मैं तुम्हारे छोटी बहन या भाई का प्लान बनाऊंगा। अक्षत ने डील मान ली, वैसे भी वो चाहता ही था कोई उसके साथ खेलने वाला हो। उस रात जब क्षितिज अक्षत को ले जाती है तो अक्षत कहता है, माँ मैं आज से आपके साथ नहीं सोऊंगा, पापा ने कहा है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरे छोटे भाई बहन को लेकर आएंगे और मैं ये आपको नहीं बताऊंगा। ये सुनकर तो क्षितिज शर्म से लाल हो जाती हैं, वो कहती हैं, ठीक है, अच्छा मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। क्षितिज अशोक को डांट लगाते हुए कहती हैं, आप अक्षत से ये सब क्या बातें करते रहते हैं, वो अभी छोटा है, आपको शर्म नहीं आई? इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती हैं। वो फिर कहती हैं, आपको मुझसे बात करनी चाहिए, आप अक्षत को क्यों बीच में ला रहे हैं? अशोक भी क्षितिज को देख मुस्कुराने लगते हैं। कुछ दिनों बाद अशोक और क्षितिज अक्षत को साथ लेकर रात में एक पार्टी में निकल जाते हैं। वो रास्ते में थे और अचानक से उनके कार को एक ट्रक टक्कर मारकर चली जाती है। अशोक ने काफी कोशिश की थी पर सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। कार पास ही के एक पेड़ से टकरा गई थी और उसकी एक टहनी सीधे उनके दिल में घुस गई थी। उनकी इसी वक्त मौत हो गई। अक्षत को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने उसकी माँ का चेहरा था। उन्होंने उसे ढका हुआ था ताकि वह सेफ रहे। आखिर वो माँ थी, अपने बच्चों को कैसे मरने दे सकती थी। उनके गर्दन पर कार की कांच से कट लगा हुआ था और सिर से खून टपक रहा था, पर फिर भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जो अपने बेटे के जिंदा होने की खुशी थी कि वो सेफ है। अक्षत तो बस यह नज़ारा आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। तभी वो जोर से चिल्लाता है, माँ। इसी के साथ वो उठकर बैठ जाता है। वो पसीने से पूरा तार तार हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो एक नदी का रूप ले रहे थे। तभी ईशानी उसे अपने सीने से लगा लेती है। वो अक्षत के पीठ को थपथपा रही थी। वो कहती है, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। ईशानी ने अक्षत का ये रूप कभी नहीं देखा था। उसने हमेशा अक्षत को मुस्कुराते और कभी कभी नासमझी वाली बातें करते ही देखा था। ऐसा डरा और उसका रो रहा चेहरा नहीं देखा था। ईशानी समझ रही थी कि जरूर अक्षत ने ऐसा कुछ देख लिया है जो उसके लिए बहुत ही भयावह और दुखद है, जो एक ट्रॉमा से कम नहीं है। ईशानी कहती है, तुम शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुमने बस एक पूरा सपना देखा है। ईशानी अक्षत की हालत अच्छे से समझ पा रही थी, क्योंकि उस भी कई बार ऐसे सपने आते रहते हैं। आखिर उसने भी तो अपने पेरेंट्स को खोया था। काफी देर तक ऐसे ही रहने पर अक्षत अब शांत हो चुका था। अब अक्षत स्माइल कर रहा था। वो सोचता है, इसकी खुशबू कितनी कमाल की है, मन तो कर रहा है कि ऐसे ही पूरी रात इसके साथ पड़ा रहूं। ईशानी कहती है, क्या तुम अब ठीक हो? अक्षत न में सिर हिला देता है तो ईशानी उसे ऐसे ही अपने सीने से लगाए रहती है। अक्षत सोचता है, मैं इसकी धड़कन साफ साफ सुन पा रहा हूँ। वैसे ये लड़की भले ही मुझे हमेशा ठरकी और बेशर्म कहती रहती है और साथ में पीटती भी रहती है, पर ये दिल की बुरी नहीं है। वैसे लड़कियों का ये तरीका दूसरे के दुख को दूर करने का बहुत ही बढ़िया है। इससे तो एक ही पल में सारे दर्द कम हो जाते हैं। ईशानी को अब धीरे धीरे दाल में कुछ काला लग रहा था। वो कब से अक्षत को ऐसे हक किए हुई थी, पर ये अभी तक शांत नहीं हुआ। वो धीरे से अपना सिर नीचे करके अक्षत के चेहरे को देखती है तो अक्षत आंखें बंद करके मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही आनंद में हो। उसे ऐसे मुस्कुराते देख ईशानी का चेहरा लाल हो जाता है। वो तुरंत ही अक्षत को दूर करते हुए कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? अक्षत कहता है, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा चेहरा देखो, क्या मैं दुखी नजर नहीं आ रहा हूँ? ईशानी कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अभी अभी तुम्हें मुस्कुराते देखा था और मुझे पता है कि तुम कुछ ऐसा वैसा ही सोच रहे होंगे। अक्षत सोचता है, क्या लड़की है यार, ये मेरे दिमाग को बार बार पढ़ लेती है। अक्षय सिर खुजाते हुए कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा वैसा नहीं सोच रहा था, क्या तुम मुझे फिर से वैसे ही हक कर सकती हो? ईशानी कहती है, नहीं, मैं ऐसा अब नहीं करने वाली, तुम बहुत ही बड़े बेशर्म हो। अक्षत कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, ठीक है, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गई, जबकि मैं इतना जोर से चिल्लाया भी नहीं था? ईशानी अब अपनी नजरें छिपाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छिपा रही हो। ईशानी कहती है, वो मैं बस यही पास ही से गुजर रही थी तो तुम्हारी आवाज सुनी। अक्षत कहता है, तब भी तुम्हें कुछ टाइम तो लगना ही चाहिए था, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मेरे पास ही बैठी थी। ईशानी कहती है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला तुम्हारे पास क्यों बैठूंगी? अक्षत कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो, भला तुम मेरे पास क्यों बैठोगी, जरूर मुझे कोई भ्रम हुआ होगा।
टॉमी जो ईशानी को घूर रहा था क्योंकि उसने देखा था कि ईशानी यहाँ पहले से ही आई थी। दरअसल ईशानी यहाँ चेक करने आई थी कि कहीं वामिका आज फिर से तो अक्षत के पास नहीं आ गई है, पर ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ वामिका को देखने आई थी। ऐसा होता तो वो कमरे में ही वामिका के होने का देख लेती। जब अक्षत के पास आई तो उसने देखा कि अक्षत मुस्कुरा रहा था। वो उसके पास बैठकर उसे देखने लगी। वो कहती है, ये लड़का ऐसे सोते वक्त भी मुस्कुरा रहा है। इतना कहकर वो उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। वो काफी देर से ऐसे ही बैठी बैठी उसे निहार रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि अक्षत को पसीने आ रहे हैं। वो घबराया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही बुरा सपना देख रहा था और फिर वो चिल्लाते हुए बैठ गया। उसे इतना डरा सहमा देख ईशानी को कुछ समझ नहीं आया। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। ईशानी अब वहां से उठकर जाने लगती है। उसे जाता देख अक्षत कहता है, तुम्हारा थैंक्स, तुमने जो मेरे लिए इतना किया। ईशानी यह सुनकर बस मुस्कुरा देती है और चली जाती है। अंदर जाते ही ईशानी का चेहरा लाल हो जाता है। वो नीचे बैठ जाती है। वो अपने आप से कहती है, ईशानी तू ये क्या कर रही थी? अगर अक्षत को पता चल गया होता तो? तू ऐसा क्यों कर रही थी? तुझे क्यों फर्क पड़ता है अगर वो लड़की वामिका अक्षत के पास जाती है? कहीं तू अक्षत को पसंद तो नहीं करने लगी है? ईशानी अपना सिर ना हिला देती है और बड़बड़ाती है, मैं उस जैसे लड़के को नहीं पसंद कर सकती हूँ। मुझे तो बस उस लड़की की चिंता है कि वो उस ठरकी अक्षत से दूर रहे, नहीं तो उसकी लाइफ बेकार हो जाएगी। हाँ, मुझे बस उस वामिका की ही चिंता है। ईशानी अब कमरे में आती है तो वामिका सो रही थी। ईशानी धीरे से कहती है, वैसे अगर ये उससे शादी कर लेती है तो क्या अक्षत मुझे यहाँ से जाने को कह देगा? क्या तब वो मुझे अपने पास से दूर कर देगा? ईशानी फिर से अपना सिर न में हिलाती है और बड़बड़ाती है, मैं ये क्या अनाप शनाप सोच रही हूँ? मुझे क्या हो गया है? मैं हमेशा अक्षत के बारे में ही क्यों सोचती रहती हूँ? अक्षत बाहर अपने चेहरे पर हाथ रख बड़बड़ाता है, वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आई। मैं इस दुनिया में एक दूसरे लड़के के बॉडी में आया हूँ तो मेरा चेहरा मेरे बाप के जैसा क्यों मिलता है? वैसे अक्षत का सोचना बिल्कुल सही था। शुरू में अक्षत जिसकी बॉडी में है उसका चेहरा अक्षत के पृथ्वी वाले चेहरे से अलग था, लेकिन इन 3 सालों में इसका चेहरा उसके पृथ्वी वाले बॉडी के चेहरे से बिल्कुल मैच करने लगा। ग्लेशियर कोर्ट वैली। एक कमरे में एक 18 साल की लड़की ध्यान मुद्रा में बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी। उसके आसपास आइस एनर्जी फैली हुई थी, जिसके वजह से कमरे का तापमान एकदम गिर गया था और वहां रखी पानी वगैरह तो जमकर बर्फ बन चुकी थी। वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि वही थी जो अक्षत को जंगल में मिली थी, जिसको अक्षत ने शैडो कल्टीवेटर से बचाया था और दोनों के बीच में किस भी हुआ था। जिसके पास सेंसिटिव आइस बॉडी है, जो कि स्पेशल बॉडी टाइप में से एक है। वो ध्यान तो लगा रही थी पर बार बार उसके दिमाग में जंगल में हुई उसे घटना पर जा रहा था। उसके सामने वही सीन चल रहा था जहां वो अक्षत को किस कर रही थी। बहुत ही प्यार और जोर के साथ वे दोनों तो खो गए थे एक दूसरे में उस समय। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गई थी और बॉडी में एक करंट की लहर दौड़ पड़ी थी, जिसके वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपनी आंखें खोल लेती है और फिर अपने होठों को छूने लगती है, जिससे फिर से उसे एहसास होता है वो जब से आई थी तब से ही उसके दिमाग में अक्षत की वो किस बार बार चलती रहती थी। वो उस किस को भूल ही नहीं पा रही थी। उसने अक्षत से कह दिया था कि हमें इसे भूल जाना चाहिए, पर ये तो जैसे उसके दिमाग में हमेशा चलती ही रहती है। वो तो इसे इग्नोर ही नहीं कर पा रही थी, खास करके जब वो अकेले ध्यान करने के लिए बैठती है तो उसके दिमाग में बस अक्षत ही अक्षत घूमता रहता था। बस वो भूलती भी कैसे? आखिर ये उसका पहला किस जो था तो याद तो रहने ही वाला है। उसमें अक्षत का चेहरा नहीं था क्योंकि उसने अक्षत का चेहरा देखा ही नहीं था। उस समय उसने किस के बाद से अपना चेहरा ही झुका लिया था। उसे शर्म जो इतनी आ रही थी और जाते जाते उसने कोशिश की थी अक्षत का चेहरा देखने की, लेकिन तब अक्षत ने अपना चेहरा नीचे किया हुआ था। बेचारी अपने किस चुराने वाले का चेहरा तक नहीं देख पाई थी। वैसे किस करना तो शुरू इसी ने ही किया था। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है, जो उसके डोर को नॉक करता है। वो लड़की कमरे का दरवाजा खोलती है तो सामने ग्लेशियर कोर्ट वैली की हेड खड़ी थी। वो लड़की कहती है, टीचर आप इतनी रात में? उसकी टीचर कहती हैं, क्यों, क्या मैं अपनी स्टूडेंट से मिलने नहीं आ सकती? इसमें भी समय देखना होगा। वो लड़की कहती है, माफ कीजिएगा टीचर, मैं वो नहीं कहना चाहती थी। उसकी टीचर कहती है, मुझे जैसा कि तुमसे उम्मीद थी, तुम अभी भी जग रही कर प्रैक्टिस कर रही हो। ये सुनकर वो लड़की बस मुस्कुरा देती है। उसकी टीचर कहती है, जब से तुम उस शैडो कल्टीवेशन से बचकर आए हो तब से तुम्हारी पावर काफी बढ़ चुकी है। तुम अब संत लेवल 5 पर आ गई हो और जल्द ही संत लेवल 6 पर पहुंच जाओगी। तुम्हारी सेंसिटिव आइस बॉडी एक्टिवेट हो चुकी है, हालांकि यह अभी 50% ही एक्टिवेट हुई है। और तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी भी अब बैलेंस हो गई है, जो कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। सेंसिटिव आइस बॉडी वाली लड़कियों की फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं हो सकती है, पूर्ण रूप से तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि तुम्हारा पूर्ण रूप से बैलेंस हो गया है, बिल्कुल किसी नॉर्मल कल्टीवेटर की तरह। ऐसा आज तक इतिहास में कभी भी सेंसिटिव आइस बॉडी वाली लड़की का नहीं हुआ है, चाहे जो तरीका यूज किया गया हो। जो बहुत आश्चर्य वाली बात है, ये सब तब सही हुआ है जब से तुम उसे शैडो कल्टीवेटर से बचते हुए जंगल में थी।
और उस लड़के अक्षत ने तुम्हें बचाया था। हालांकि मैं जानती हूं कि वो लड़का कोई नॉर्मल लड़का नहीं था, बल्कि कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर था। पर फिर भी ऐसा कर पाना तो किसी के लिए भी आसान नहीं था। आज तक इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका पता चला, उस तरीके से फेमिनिन एनर्जी ट्रांसफर होने के साथ साथ बैलेंस भी हो जाती है। कहीं वो तरीका तो तुमने उसे नहीं किया था। उसकी टीचर अब शक भरी नजरों से उस लड़की को देखने लगती है। वो लड़की सोचने लगती है उसने तो ऐसा कुछ भी तरीका नहीं यूज किया था, उसे तो वो तरीका पता भी नहीं है, तो ये कौन सी तरीके की बात कर रही है। उसकी टीचर कहती है कहीं तुम दोनों ने वो तो नहीं किया था। वो लड़की कहती है आपके कहने का क्या मतलब है टीचर। उसकी टीचर अपने हाथों से कुछ इशारा करती है, जिसे देखकर उस लड़की का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। आखिर उसकी टीचर ये कैसे उससे पूछ सकती है, वो भी ऐसे हाथों से इशारा करके। वो कहती है आप ये क्या कह रही है टीचर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, आप गलत समझ रही है। 98 शादी के लिए प्रपोज करूंगी। उस सेंसिटिव आइज बॉडी वाली लड़की की टीचर उसके पास करीब से आकर कहती है क्या तुम दोनों ने वो सब नहीं किया था। अरे शर्माओ नहीं, खुलकर बताओ। उस लड़की का चेहरा पूरा लाल हो गया था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसकी वही टीचर हैं जिनसे सभी डरते हैं, जिनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन होते ही नहीं हैं, जो बातें भी बस काम की बोलती हैं, फालतू नहीं बोलती हैं। वो इतना कैसे बदल गई हैं जब से वो जंगल में अक्षत से मिली थी। आखिर बात क्या है, क्या उसकी टीचर पहले से ही ऐसी थी या अब जाकर ऐसी हो गई हैं। उसके दिमाग में चल रहा था हाँ उसने किस तो किया था, पर वो सब नहीं किया था जो उसकी टीचर पूछ रही थी। वो लड़की कहती है टीचर आप जो भी सोच रही है वैसा कुछ हम दोनों ने नहीं किया था, आपको बस गलतफहमी हो रही है, आपकी स्टूडेंट ऐसी नहीं है। उसकी टीचर मुस्कुराते हुए कहती है ओह क्या सच में, सही से याद करो, हो सकता है कुछ याद आ जाए। वो लड़की कहती है हाँ टीचर मुझे पूरा याद है, मैंने वो सब उसके साथ नहीं किया था। उसकी टीचर कहती है इसका मतलब उस लड़के ने अपने कपड़े खुद ही खोल लिए थे, उसके होठों पर तुम्हारे होठों की लालिमा अपने आप ही चली गई थी ना। वो लड़की तो अब शर्म से पूरा टमाटर की तरह लाल हो जाती है। आखिर उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी और अपना सिर नीचे कर लेती है, क्योंकि उसकी टीचर ने अभी अभी जो कहा वो सब सच ही तो था। उसने उसे किस करते वक्त उसके कपड़े खोले थे और उसके होठों की लिपस्टिक अक्षत के होठों पर लगना तो स्वाभाविक था जब दोनों किस कर रहे थे। हालांकि वो बहुत ही हल्का था, पर उसके टीचर की नजरों से क्या बच सकता था, आखिर वो भी तो एक महिला ही थी जिन्हें इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और ऊपर से वो ग्लेशियर कोर्ट वैली की हेड भी तो है, उनकी नजरें तो तेज होगी ही। उसकी टीचर उसका शर्माता झुका हुआ चेहरा देख कहती हैं तो इसका मतलब मैं सही थी, तुम्हें अपने टीचर से ये छुपाने की क्या जरूरत है, तुम्हारी टीचर मना थोड़ी करेगी। वो लड़की कहती है टीचर पर हम दोनों ने वो सब नहीं किया था, बस किसी किया था, उसके आगे हम नहीं बढ़े थे। उसकी टीचर कहती हैं मुझे नहीं पता था तुम मेरी ऐसी बेइज्जती कराओगी, मेरी स्टूडेंट इतनी नासमझ होगी। वो लड़की अपनी टीचर की यह सब सुनकर डर जाती है, वो तुरंत घुटने पर आ जाती है और कहती है टीचर मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। उसकी टीचर उसे खड़ी करते हुए कहती हैं ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, ऐसी गलती दोबारा मत करना, जरूर किसके आगे भी करना कुछ, तुम तो बस उसके कपड़े खोलकर रह गई। तुम मेरी स्टूडेंट हो, किसी चीज में पीछे रहोगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर तो वो लड़की शौक के कारण जम ही गई थी। उसने तो सोचा था कि उसकी टीचर इसलिए नाराज है क्योंकि उसने किसी लड़के को किस कर लिया और उनसे यह बात छुपाई। पर उसकी टीचर तो इस बात से नाराज हैं कि उसने आगे कुछ नहीं किया, तो उसको ऐसे झटका लगा तो संभावित था आखिर उसकी टीचर बात ही ऐसी कर रही हैं। उसकी टीचर कहती है कोई बात नहीं, अगली बार उससे मिलना तो अपना बाकी का काम जरूर पूरा कर लेना, कुछ भी मत छोड़ना मत, आखिर तुम ग्लेशियर कोर्ट वैली की हेड की स्टूडेंट हो। ये सुनकर तो वो शर्माते हुए कहती है टीचर आप ये क्या कह रही हैं। उसकी टीचर कहती हैं अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे अगर तुमने उसके साथ वो सब नहीं किया था तो तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी इतनी बैलेंस क्यों हो गई। वो लड़की कहती है मतलब टीचर मैं कुछ समझी नहीं। उसकी टीचर कहती हैं अब तुम काफी बड़ी हो गई हो तो मैं तुम्हें बात ही देती हूँ, देखो सेंसिटिव आइज बॉडी वाली लड़कियों को अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए किसी पावरफुल कल्टीवेटर के साथ करना ही पड़ता है, ताकि उनकी फेमिनिन एनर्जी ट्रांसफर होकर थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। ये सुनकर तो बेचारी वो लड़की अपने टीचर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, मतलब ये क्या बात हुई, भला ऐसा भी कुछ होता है। ये तरीका बहुत अजीब नहीं है, मतलब वो सब करना। उसकी टीचर कहती हैं हाँ ये तरीका थोड़ा अजीब है, पर यही एकमात्र तरीका है ऐसा करने की, नहीं तो ज्यादा फेमिनिन एनर्जी से डिसबैलेंस होने से तुम्हारा शरीर अपने आप से बाहर हो जाएगा और तुम मर भी सकती हो। मैं तुम्हें तुमसे पहले वाली सेंसिटिव आइज बॉडी की लड़की के बारे में बताती हूँ जो हमारी ग्लेशियर कोर्ट वैली की मुझसे पहले की हेड थी, उन्होंने भी यही तरीका अपनाया था। उन्होंने उस समय के काफी पावरफुल कल्टीवेटर से शादी कर ली थी, पर ऐसा कहा जाता है कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को प्यार करते थे।
जिससे कि उनकी वो एनर्जी बैलेंस रहती थी। पर एक बात और थी, उनकी फेमिनिन एनर्जी कुछ उनके हस्बैंड में चली जाती थी, और सेंसिटिव आइज बॉडी वाली की एनर्जी जैसे सब कुछ जमा देने वाली होती ही है। धीरे धीरे उनके हस्बैंड का दिल उस एनर्जी के कारण जम गया और वो मर गए। ये सुनकर तो वो लड़की कहती है, पर उन पुराने हेड का क्या हुआ, क्या वो ठीक हैं? उसकी टीचर कहती है, उनके हस्बैंड के मरने के बाद सभी ने उन्हें दूसरी शादी को करने को कहा। वो तुम्हारी ही तरह बहुत खूबसूरत थी, तो उनके लिए कई पावरफुल वंश और कल्टीवेटर से शादी के प्रपोजल आते ही रहते थे। पर वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, उन्होंने ऐसे ही रहने का सोचा, लेकिन फिर कुछ सालों की बाद वो भी मर गई। ये सुनकर तो वो लड़की बैठ जाती है, उसे इतना बड़ा झटका जो लगा था, मतलब वो भी सेंसिटिव आइज बॉडी वाली लड़की है, यानी उसका भी यही हाल होगा। उसकी टीचर उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने वाला। पता नहीं कैसे तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो गई है, वो भी पूर्ण रूप से, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। चाहे जो तरीका इस्तेमाल किया जाए मुझे तो पता नहीं है, पर शक जरूर है कि तुम्हारे फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उस अक्षत ने ही कुछ किया होगा। उसने कोई ऐसा तरीका यूज किया होगा जो कि किसी को नहीं पता है। मुझे तो आप उसे लड़के के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। आखिर उसकी पहचान क्या है जो उसे ऐसे तरीके के बारे में पता है? वो लड़की अब अक्षत के बारे में सोचने लगती है, आखिर मुझ जैसी अनजान लड़की के लिए कोई इतना कुछ क्यों कर सकता है? क्या वो मुझे पसंद करने लगा था? ये सोचते ही उस लड़की की धड़कनें तेज हो जाती है। तभी उसकी मास्टर कहती हैं, वैसे क्या वो लड़का अक्षत तुम्हें पसंद है? वो लड़की कुछ सोचने लगती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या जवाब दे। शायद इसका जवाब हाँ था, पर वो यह अभी का नहीं सकती थी। तभी उसकी टीचर कहती हैं, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं और तुम उसके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती हो, तब तो मैं उससे शादी के लिए प्रपोज करूंगी। वैसे भी अब मेरी उम्र 102 साल हो गई है, तो कब तक ऐसे सिंगल रहूंगी? वो लड़का मेरे लिए परफेक्ट है, मैं उसी से शादी करने जा रही हूँ। वो लड़की तो अब अपने टीचर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मतलब ये क्या था? अरे अभी अभी तो सुना कि उसका मेरे साथ किस हुआ था, तो अब आप ही उससे शादी करना चाहती हैं? मतलब अपनी स्टूडेंट से किस करने वाले को? पर यह सुनकर उस लड़की को पता नहीं क्यों दुख हो रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो भी अक्षत को पसंद करती है। हाँ, ये बस वो बाहर नहीं लाना चाहती है, पर वो मन ही मन अक्षत को अपना दिल दे बैठी है। तभी तो उसके दिमाग में बस उसकी ही ख्याल चलते रहते हैं। उसे बस इस बात का पछतावा है कि उसने अक्षत का चेहरा तक नहीं देखा है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर उसने अपने शर्म को छोड़कर उसका चेहरा देख लिया होता, तो ये पछतावा ना रहता। उसकी टीचर अब बाहर जाते हुए कहती है, ठीक है अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है और धीरे से कहती हैं, ये लड़की तो उस अक्षत को चाहने लगी है, तभी तो मेरा उसके शादी करने के बारे में सुनकर इसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम्हारे टीचर को सब पता है लड़की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर उस लड़के ने एक अनजान की इतनी मदद क्यों की? कहीं वो हमारे बारे में पहले से तो ही नहीं जानता था, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको शैडो क्लैन वालों ने ही भेजा हो नाटक करने के लिए, ताकि वो मेरी इसके जरिए हमारे ग्लेशियर कोर्ट वैली के कमजोरी को जान सके। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो जरूर हमसे अब तक कांटेक्ट कर चुका होता और यहाँ तक पहुँच गया होता। मैंने उसे ऑनरेबल गेस्ट टोकन जो दिया है, जिसकी मदद से वो ऐसा कर सकता है, या फिर मेरा उस पर शक करना ही बेबुनियाद है, अब तो ये उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। अगली सुबह अक्षत अच्छे तैयार होकर सबके लिए नाश्ता तैयार करता है। वामिका उसे देख शर्मा रही थी। ये चीज अक्षत भी नोटिस कर लेता है। वो फिर अपने आप को देखता है और सोचता है, मेरे ऊपर तो कुछ भी नहीं लगा है, तो ये मुझे देख देख ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? सभी के ब्रेकफास्ट करने के बाद जब अक्षत अकेला था, तब वामिका उसके पास आती है। वो अभी भी शर्मा रही थी। अक्षत कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती हो? वामिका हाँ में सिर हिला देती है। अक्षत कहता है, क्या बात है, कहो। वामिका अब तो बस अक्षत को ही देखे जा रही थी कि वो क्या कहे, उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वामिका कहती है, वो मैं। अक्षत उसे ऐसे मैं करते देख कहता है, क्या हुआ, तुम जो भी कहना चाहती हो वो कह सकती हो। वामिका कहती है, वो मैं ये कह रही थी कि मैं आज अंकल रंजीत के साथ नागपुर एकेडमी जा रही हूँ, तो आप कब आने वाले हैं? अक्षत कहता है, शायद कल या परसों, मैं भी नागपुर एकेडमी आ जाऊंगा। वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं आपका इंतजार करती रहूंगी। उसको ऐसे मुस्कुराता देख अक्षत तो उस पर से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था, ये कितनी क्यूट लग रही है यार, मन तो कर रहा है कि इसे किस कर दूं। वामिका अब जाने लगती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। अक्षत भी उसे बाय कर देता है। वामिका और रंजीत नागपुर एकेडमी के लिए निकल पड़ते हैं। कीर्ति तो पहले ही चली गई थी और राजीव स्पीति वैली सेक्ट के लिए चले गए थे, क्योंकि वो सेक्ट को छोड़ थोड़ी सकती थे। वैसे भी उन्होंने अक्षत को सेक्ट लीडर बना दिया था, पर सारा काम तो अपने ऊपर ही ले रखा था। उन सब के जाने के बाद अब वहां अक्षत और ईशानी के अलावा बाकी के 20 ठो बचे थे। अक्षत कहता है, कितनी प्यारी लड़की चली गई, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं उससे जल्द ही मिलूंगा। खैर मैं उससे तो मिलूंगा।
पर वाणी कहाँ होगी, उससे मैं कब मिलूंगा, उसके बारे में तो मैं जानता भी नहीं कि वो कहाँ गई है। इतना कहकर वो अब अंदर जाने लगता है। वैसे भी इन सब पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा भी तो नहीं था, अगर भाग्य में मिलना लिखा है तो मिलेंगे ही। अक्षत जैसे ही अंदर जाता है तो ईशानी अपने बालों को तौलिए से सुखा रही थी और गुनगुना रही थी, सया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। 99 मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ईशानी गुनगुना रही थी, सया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। ये सुनकर तो जैसे अक्षत जम सा गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। उसको इतनी खुशी जो हो रही थी, ये गाना तो उसके पृथ्वी से था, जो उसने हाल ही में सुने थे जब 3 साल पहले वो इस दुनिया में आया था। आखिरकार उसे कोई मिल गया जो उसके दुनिया से था। वो अब बहुत सारी बातें करेगा जो उसके मन में है। वैसे भी यहाँ इस दुनिया में रहते हुए वो किसी से वो बातें नहीं कर सकता था, क्योंकि अब सभी को इंटरनेट, स्मार्टफोन, वीडियो गेम्स थोड़ी समझ आएंगी। वो तुरंत ही अंदर जाता है और ईशानी को हक कर लेता है। वो आज इतना खुश था कि वो शब्दों में नहीं कह सकता था। आखिरकार कोई तो उसे ऐसा मिला जो उसके ही दुनिया से है। ऐसा लग रहा था मानो कितने सालों बाद उसे ये फीलिंग आई हो। अक्षत के अचानक से ऐसे हक करने पर ईशानी चौंक गई थी, पर न जाने क्यों उसे अक्षत का यूं हक करना अच्छा लग रहा था, उसे सुकून मिल रहा था। काफी देर ऐसे ही रहने के बाद अक्षत उससे अलग हो जाता है। वो देखता है कि ईशानी अभी अभी नहा कर आई थी, उसके बाल हल्के भीगी हुई थी, उसके शरीर से खुशबू आ रही थी, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके चार्म को रोक पाना आसान नहीं था। अक्षत तो जैसे खो गया था। वह अपने होश में आता है और कहता है, मैं बात नहीं सकता, मैं कितना खुश हूँ ये जानकर, मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूँ। तुम मेरे साथ इतने दिनों से थी, पर मुझे तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं चला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अक्षत अभी यही सोच रहा था कि उसकी नज़र ईशानी की होठों पर पड़ती है। वो उसके गुलाब के पंखुड़ी के जैसा हल्का गुलाबी होठ देख जैसे थम गया। वो तुरंत ही ईशानी को किस करने लगता है। उसके दिमाग में बस यही बात आई कि उसे ईशानी के होठों को चूम लेना चाहिए, फिर मौका मिले या ना मिले यही सबसे बेस्ट रहेगा थैंक यू कहने का। ऐसा अक्षत सोच रहा था। ईशानी को तो अभी अभी अक्षत का क्या कर रहा था, उसे वही समझ नहीं आया था। और जैसे ही अक्षत ने उसे किस करता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो तो शॉक हो जाती है, बस एकदम किसी मूर्ति की तरह खड़ी रहती है। अक्षत तो अब ईशानी को बहुत ही पैसिनेट होकर किस कर रहा था। उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो ईशानी के लोअर लिप को सक कर रहा था। वो ईशानी को उसके कमर को अपने हाथ दोनों हाथों में लॉक कर लेता है, उसे अपने और पास कर लेता है और बस किस ही किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ईशानी को पी जाना चाहता हो। उसके किस में एक अलग ही एहसास था जो उसके बॉडी में एक अलग ही थ्रिल मचा रहा था। वो ईशानी के होठों को और भी तेजी से किस करने लगा। ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो भी इस किस को एंजॉय करने लगी। कहीं ना कहीं वो ये चाहती ही थी कि अक्षत उसे किस करे। उसके बॉडी तो एक अलग ही एहसास में डूब चुकी थी, जो उसके लिए एक नया और रोमांटिक था, जहां उसे बहुत ही मजा आ रहा था। लेकिन तभी अक्षत और आगे बढ़ जाता है। ये तो जाहिर सी बात थी, एक सिंगल लड़के की तो ऐसा पैसिनेट किस तो हार्मोन तेजी से एक्टिव होंगे ही और उसके डिजायर भी बढ़ेंगे। आखिर है तो वो लड़का ही ना। लड़कों के दिमाग में जो चलता है ये तो वही अच्छे से समझते हैं। अक्षत ने ईशानी के कमर को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया था। इससे तो ईशानी के अंदर कट सा दौड़ गया था, उसकी रोंगटे खड़े हो गई थी। अब उसके भी दिमाग में वही चलने लगा, क्या मैं अक्षत के साथ वो सब करने जा रही हूँ। ये इतने अचानक से क्यों हो रहा है। मैं अब क्या करूँ, क्या मुझे करना चाहिए। कहीं मैं इससे प्रेग्नेंट हो गई तब तो क्या मैं अक्षत के बच्चे की माँ बन जाऊंगी। क्या मुझे उससे शादी करनी होगी। छोड़ो ये सब बाद में देखेंगे, पहले जो चल रहा है चलने देते हैं। अक्षत अपने हाथ धीरे धीरे ईशानी के कमर के नीचे ले जाने लगता है। ईशानी का चेहरा तो पूरा लाल हो गया था। वो तो अब मदहोश होने लगी थी। अक्षत का डोपामिन लेवल बढ़ गया था। उसको अपनी बॉडी की तरफ से आदेश मिल रहे थे कि आज तो उसे कर लेना चाहिए। उसका हथियार भी यही कह रहा था, तो वो भी अब ईशानी के बैक को अपने दोनों हाथ से प्रेस करता है। पर उसकी उम्मीदों से उल्टा, ईशानी उसके होठों पर बाइट कर लेती है। अचानक से अक्षत के ऐसा करने से ईशानी चौंक गई थी। अक्षत के गाल पर एक थप्पड़ पड़ता है और ईशानी उससे दूर धकेल देती है। वो ऊंची आवाज में कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे टच कर सकते हो। अक्षत का चेहरा तो झुका हुआ था, पर वो सोचता है मैं जो भी कर रहा था इसमें ये भी तो साथ दे रही थी, तो अब अगर मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे थप्पड़ क्यों मिला। अक्षत कहता है, मैं क्या कर रहा था, पर हम दोनों तो। ईशानी कह है, चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इस समय ईशानी का चेहरा लाल पड़ा हुआ था। वो सोच रही थी मैं ये क्या कर रही थी, मुझे क्या हो गया था। मैं भला इस बेवकूफ को इस तरह किस कैसे कर सकती हूँ। मैं ये क्या कर रही थी, यह मुझे क्या हो गया था। ईशानी तो अब पूरा शर्म से लाल पड़ गई थी। अक्षत कहता है, देखो मेरी बात सुनो। ईशानी कहती है, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अक्षत कहता है, मैं मानता हूं कि मैंने शुरुआत की थी, पर तुमने भी साथ दिया था। ईशानी अब चुप पड़ गई थी, क्योंकि अक्षत सही ही तो कह रहा था। कुछ सोचकर ईशानी कहती है, वो मैंने गलती से कर दिया था,
इसे भूल जाओ तो अच्छा रहेगा। मैं पहले ही साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा। अक्षत सोचता है भूल जाऊं, मैं तो नहीं भूलने वाला, जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक तो नहीं भूलने वाला। ईशानी अब मुड़ जाती है, क्योंकि उसके लिए इतना कुछ करने के बाद अक्षत से नजरें मिलाना भी कठिन हो रहा था। वो कहती है, पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने अचानक से मुझे आकर ऐसे हक क्यों कर लिया। अक्षत कहता है, क्या तुम भी पृथ्वी से हो। ईशानी कहती है, यह क्या चीज है, मैंने पहले तो कभी इस चीज के बारे में नहीं सुना था। अक्षत कहता है, तो फिर तुम ये क्या गुनगुना रही थी, ये कहाँ से तुमको पता चला। ईशानी ने यह श्वेता को गाते हुए सुना था, तो वो भी गुनगुना रही थी, पर यह ईशानी बता नहीं सकती थी। वो कहती थी, ये मैंने तुम्हारे मुंह से सुना था। अक्षत बड़बड़ाता है, मेरे मुंह से। इसका मतलब तुम मुझे आज नहाते वक्त देख रही थी और ऊपर से मुझे ठरकी कहती हो। ईशानी कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही थी। अक्षत कहता है, मैं ये सिर्फ आज सुबह ही नहाते वक्त गा रहा था, मुझे पूरा याद है। अब तो ईशानी चुप पड़ गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इसका क्या जवाब दे। हालांकि यह बात सच थी कि उसने आज सुबह अक्षत को चुपके से नहाते हुए देखा था, पर यह गाना उसने उसके मुंह से नहीं सुना था, क्योंकि वो काफी धीमा गा रहा था और उसके बगल श्वेता थी जिसने पूरा सुना हुआ था। वो बाद में जब गा रही थी तो ईशानी ने सुना, वहीं से उसने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ईशानी कहती है, हाँ मैं तुम्हें देख रही थी, तो क्या कर लोगे तुम। अक्षत कहता है, नहीं मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो सबसे जरूरी था वो तो तुमने पहले ही देख लिया था, तो अब क्या ही और बचा था छुपाने को। पर फिर भी किसी को ऐसे देखना अच्छी बात नहीं है, और तुम मुझे बेशर्म रहती हो। अपना तो देख लो कि तुम क्या कर रही हो। ईशानी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर वो कह ही नहीं पाती। अक्षत बाहर चला जाता है। ईशानी उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है पर कुछ सोचकर रुक जाती है। वो अब बेड पर बैठकर अपना सिर नीचे कर लेती है। वो कहती है, मुझे पता है तुम्हारी इच्छाओं को मैंने चोट पहुंचाई है। मैं भी तुम्हारे साथ करना चाहती थी, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती। तुम जैसे भी हो मेरे लिए कीमती हो, इस दुनिया में मैं बस तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, मेरे इतना बुरा बर्ताव करने के कारण भी तुमने मुझे यहाँ से जाने को नहीं कहा। इससे ही पता चलता है कि तुम मेरी दिल से चिंता करते हो। इसलिए ही मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मेरे साथ वो सब करते ही तुम मेरे इंटरनल जहर के कारण मर जाओगे। आज फिर से मेरी जहर बॉडी ने मुझे दुख दे दिया। यह एक अभिशाप है, जिसको भी ये अभिशाप लग जाता है वो हमेशा इस दुनिया में अकेला रह जाता है। उसके आसपास के लोग, सभी लोग उसके ही कारण मर जाते हैं। मैंने पहले ही अपने माँ पिता को इसके कारण खो दिया है, पर मैं तुम्हें नहीं खो सकती हूँ। तुमने मेरी जहर बॉडी की बाहरी जहर का एंटीडोट बना लिया है, पर मेरी इंटरनल जहर का क्या। उसका एंटीडोट इस दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता है, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी बदलती रहती है। और जब उसकी प्रॉपर्टी ही बदलती रहती है तो ऐसे जहर का एंटीडोट नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है। ईशानी की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो रोते हुए ही कहती है, मुझे माफ करना अक्षत, मैं कब तुमसे प्यार कर बैठी मुझे पता ही नहीं चला। मैं बस तुमसे अपनी फीलिंग छिपाती थी, पर जब आज तुमने मुझे किस किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे पता है कि हम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, वही ठीक रहेगा। इधर अक्षत बाहर बैठा था, वो अपने होठों को छू रहा था। वो बड़बड़ाता है, आज मैंने उस ईशानी को किस कर दिया। मुझे तो अपने आप पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। आखिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वैसे वो भी मुझे ऐसे किस करने लगेगी। मुझे नहीं पता था, शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। मुझे उसके बैक को ऐसे टच नहीं करना चाहिए था, पर मैं ऐसा करने से अपने आप को रोक भी नहीं पाया। पर एक बात तो है, ईशानी ने आज मुझे बेशर्म और ठरकी नहीं बोला। इसका मतलब साफ है कि वो भी मुझे पसंद करती है। हालांकि यह बात मुझे पहले ही पता चल गई थी कि शायद वो मुझे पसंद करती है, और आज कंफर्म हो गया। तो क्या मैं अब वाणी के साथ साथ ईशानी से भी शादी करूंगा। हाँ यह अच्छा रहेगा। वैसे भी एक कहावत है, एक से भले दो। खैर देखा जाए तो वो सेंसिटिव आइज बॉडी वाली लड़की और वामिका, इन दोनों को भी मैं थोड़ा पसंद करता हूँ। नहीं यार, थोड़ा से ज्यादा पसंद करता हूँ। चलो ठीक है, मुझे इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी के लिए पावरफुल बनने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत हो गया भोलेपन और सीधेपन का नाटक। मैं यहाँ इस दुनिया में जब से आया हूँ तब से अपने आप को सीधा और भोला दिखा रहा था, ताकि मैं फालतू की किसी मुसीबत में पड़ूं। ऐसा करने को मास्टर भूमि ने कहा था। मैंने उनकी बात मानी, पर अब मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत हो चुकी है। मैं एनर्जी की फ्लो को देख सकता हूँ, उन्हें अपने आसपास महसूस कर सकता हूँ। बस एक ही कमी रह गई है, मैं उन्हें उस एनर्जी को सोख नहीं पा रहा हूँ, और अपने अंदर भी एनर्जी को बहुत कम ही महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद इसका जवाब मुझे नागपुर एकेडमी चलकर ही पता चले। वैसे क्या ईशानी को अपने साथ ले जाने सेफ रहेगा। उसकी बॉडी की जैसे ही एनर्जी के कारण बड़ी तबाही में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा। क्या मुझे उस सील को फिर से लगा देना चाहिए। ये तो अब वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। उसकी सील की जरूरत है कि नहीं, क्या वो खुद को कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं।
इतना सब कुछ सोच और कहकर अक्षत वही लंबी सांस लेता है और अपने आप को शांत करता है और फिर आंखें बंद करके सो जाता है। वैसे भी अभी के लिए कोई काम थोड़ी ना था उसके पास। 100 अक्षत टेल द ट्रूथ। अक्षत कुछ सोचते हुए अभी लेटा ही था कि तभी वहां राजीव आते हैं। वो उसे देखते ही कहते हैं, सेक्ट लीडर। अक्षत अपने आसपास देखने लगता है। राजीव उसे ऐसे करता देख कहते हैं, अरे सीनियर, आप ही तो हमारे सेक्ट लीडर हैं, तो आप इधर उधर किसे ढूंढ रहे हो? अक्षत बड़बड़ाता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं अब स्पीति वैली सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ। अक्षत कहता है, क्या बात है, आप तो सेक्ट गए हुए थे, तो कोई काम है जो आप यहाँ आ गए? राजीव कहते हैं, माफ कीजिएगा सेक्ट लीडर, अगर मैंने आपके आराम को डिस्टर्ब किया, मैं तो बस यूं ही आ गया था। अक्षत मुंह बना लेता है, मतलब यहाँ ये मुझे ऐसे ही डिस्टर्ब करने आ गए? अरे मैं सोने जा रहा था, मैं कुछ सपने देखता और आनंदित महसूस करता है, ये कितना मजेदार होता, लेकिन आपने आकर सब खराब कर दिया और कारण क्या मिला, बस यूं ही चला आया था। अक्षत को गुस्सा तो आना ही था, भला कोई कैसे उसके स्वीट ड्रीम को डिस्टर्ब कर सकता था। वो न जाने क्या क्या देखता, हो सकता था कि वो आज वाणी को, वामिका को या फिर ईशानी को किस करते देखता, या फिर उन्हें स्विम सूट में देखता। अक्षत कहता है, आप सच बताइए कि आखिर बात क्या है, आप ऐसे ही फालतू में तो आए नहीं होंगे। राजीव कहते हैं, दरअसल सेक्ट लीडर, बात यह है कि अब आप हमारे सेक्ट के सेक्ट लीडर हैं।